तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के बाद जो सबसे ज़्यादा आपका एक लोकप्रिय आयोग के तौर पे कहें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, और इसका पाठ्यक्रम पूरी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम से मैच करता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की विषय वस्तु आपको अतिरिक्त पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो आज जो है हम एक कंप्लीट चर्चा पर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके पूरे पैटर्न को समझेंगे, क्या पैटर्न चल रहा है, पूरा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके हमेशा जब भी मेरे वर्कशॉप सेशन आप लोग करते हैं तो मैं एक ही विषय के बारे में आपसे चर्चा करता हूं, और वो विषय मेरा होता है कि कैसे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आज के सेशन में मैं आपको वही प्रारंभिक चरण मैं आज उसकी पूर्ति कर दूंगा, मतलब आपको बता दूंगा कि आपको जो रिसर्च करनी चाहिए थी वो रिसर्च मैं आपको खुद करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज एक होलिस्टिक चर्चा पर चर्चा होगी, और साथ ही मैं ये भी जो भी छात्र हैं मेरे साथ, आप लोगों के जो क्वेश्चन है मन में, आप लोगों की यदि कुछ अपेक्षाएं हैं कि कुछ आप अतिरिक्त जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, लोक सेवा आयोग की जितनी भी सर्विसेज हैं बहुत प्रतिष्ठित हैं, और खासकर जो पीसीएस हैं, पीसीएस रैंक अपने आप में समझिए कि उच्च दर्जे की पोस्ट हैं। जितने भी छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने डोमिसाइल स्टेट का, यानी जहां से आप निवासी हैं उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन आपको अनिवार्य रूप से देना है। अनिवार्य रूप से एक तरीके से आपके लिए कंप्लीट बैकअप प्लान के तौर पे रहेगा। इस एग्जाम को भी फाइट करना है। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरीके का, कोई भी आप लोगों के लिए कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है इस स्टेट में। और पाठ्यक्रम पूरा संघ लोक सेवा आयोग का डिक्टो कट कॉपी पेस्ट पाठ्यक्रम है, और पैटर्न भी लगभग हूबहू वही है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं। जैसे पीटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं। वहां पे प्रश्न जो है एनालिटिकल अप्रोच के हैं, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा तथ्यात्मक ज्यादा है। तो इन सब चीजों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके हैं। ये पैटर्न है, पूरा पैटर्न एनालिसिस है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको मेरे साथ बना भी सकते हैं जितनी भी चीजें हैं, और इसमें मैं आपको पूरा जितना भी आपका सिलेबस है, ठीक है, पूरा पैटर्न सिलेबस है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, फिर इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न के बाद जो है मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, क्या सब्जेक्ट हैं। इसके बाद इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, इंटरव्यू भी बताऊंगा आपको। और साथ में अभी जो प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है, आज या कल या परसों किसी भी दिन आपके पास नोटिफिकेशन आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसलिए एग्जाम की डेट तय हो चुकी है, 12 जून को एग्जाम है आपका। बाकी हर साल एग्जाम होता है, बड़ी संख्या में वैकेंसी आती है। तो तैयारी कैसे शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, क्या बेसिक क्या फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए शुरुआत करने के दौरान, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है बच्चों को कि शुरुआत कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए, और फिर उसे कंटिन्यूअस वे पे कैसे लेके चला जाए। बीच बीच में आप डिस्टर्ब भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। तो उन सभी चैलेंजेस को आपके मैं प्रयास करूंगा कि मानसिक तौर पर आज आप तनाव रहित हो जाए, ठीक है। तो यूपी के जितने बच्चे हैं आप लोग बिल्कुल पेन कागज लेकर के बैठिए और एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि ये एग्जाम को लेकर मैं कंप्लीट डिकोड करूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देके जाऊंगा। साथ ही में आने वाला आगामी प्रीलिम्स एग्जाम को लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस चीज को लेकर सबसे व्यवहारिक चर्चा पर चर्चा आपसे मैं करने जा रहा हूं आज के दिन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पूरे सेशन को। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, और इसके लिए हम शुरुआत यहां से करते हैं कि यूपी पीसीएस में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले देखिए कि एग्जाम 3 चरणों में आपका आयोजित होता है। ये चीज आपको खूब अच्छे से पता है। प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू एग्जाम है। आमतौर पे बच्चों का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें, मेंस की तैयारी पहले करें, या इंटरव्यू को भी साथ में लेकर के चलें।
मेरा मानना यह है कि अब जो आयोगों का स्तर है, जिस तरीके से 2018 में आयोग का सिलेबस पूरी तरीके से बदल गया, 2018 में यूपीपीसीएस ने अपने आप को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर दिया और अपने आप को यूपीएससी पैटर्न पे ला करके खड़ा कर दिया, और निश्चित तौर पे बहुत शानदार पाठ्यक्रम है यूपीएससी का पाठ्यक्रम। हाँ, एक शिकायत जरूर है आयोग से हमें कि जैसे उत्तर प्रदेश डाला तो है इन्होंने, उत्तर प्रदेश हर जगह उत्तर प्रदेश को जोड़ करके देखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चैलेंजेस अलग तरीके के हैं, तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को और मॉडिफाइड किया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो पाठ्यक्रम है वो आईएएस पैटर्न से डायरेक्ट सिमिलरिटी रखता है, मतलब सेम डिक्टो कट कॉपी पेस्ट है। वही जीएस के 4 पेपर हैं, वही एसए का पेपर है। हाँ, एक अतिरिक्त पेपर आपको हिंदी का जरूर मिलेगा, यहाँ पे मेंस में हिंदी ग्रामर का एक अतिरिक्त पेपर है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। मार्क्स थोड़ा सा कम ज्यादा है, वहां पे 250 मार्क्स का आईएएस में प्रश्न पत्र होता है, जीएस का एक, यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है, बस ये अंतर है। वैकल्पिक विषय पहले 2 हुआ करते थे, अब 1 हो गया है। वैकल्पिक विषय कौन कौन से हैं ये भी आज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, यहाँ पे आपकी प्रॉपर हमारी चर्चा पर चर्चा हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए एक मेरे तरफ से प्रॉपर एक प्रयास है। सबसे पहले समझिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। पहले प्रीलिम्स एग्जाम आपका है, ठीक है, एक एक करके हम समझते चल जाएंगे लाइन टू लाइन इसको। दूसरा पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है, दूसरा मेंस एग्जाम है, तीसरा इंटरव्यू एग्जाम है। यदि कोई छात्र मुझसे पूछे कि सर तैयारी सबसे पहले किसकी करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि तीनों की तैयारी एक साथ लेकर के चलनी चाहिए, ठीक है। जिसमें से देखिए यहां पे शब्द से ही आप समझ जाइए, इसका जो मुख्य परीक्षा है यही मेंस है, यही आपका सब कुछ है। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ भीड़ को खत्म करने का एक जरिया है, ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना आ जाए। इसलिए प्रीलिम्स को यदि आप लेकर के चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप स्टक हो जाएंगे, आप फाइनल रिजल्ट में बदल नहीं पाएंगे। आपको फाइनल रिजल्ट में चेंज लाना है, आपको फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आना चाहिए। यदि आप फाइनल रिजल्ट के लिए काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रीलिम्स पास करके भी कुछ नहीं हासिल होगा, मेंस पास करके भी कुछ हासिल नहीं होगा, और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल लिस्ट में नाम आएगा तब जाकर आप चयनित होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चयन की जो की है वो की मेंस है, ये समझ लीजिए। पूरी तरीके से पहले दिन से क्लियरिटी रखिए कि मेंस की तैयारी से ही मेरा सिलेक्शन होगा, मैं सिलेक्ट जो होऊंगा वो मुख्य परीक्षा से होऊंगा। तो यदि मुख्य परीक्षा से मेरा चयन होना है तो मैं पहले ही दिन से मुख्य परीक्षा की ही तैयारी प्रारंभ करूंगा। और मैं सच बताऊं तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कोई अलग से कर ही नहीं सकता है, कोई अलग से तैयारी नहीं होती। क्या करोगे आप, फैक्चुअल डेटा कितना रट लोगे? जब तक आप बैकग्राउंड को नहीं समझोगे, जब तक आप चीजों के विषय वस्तु की समग्रता को नहीं समझोगे, तब तक आप फैक्चुअल डेटा रट के भी कुछ नहीं करोगे। आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। यानी कि मेंस की तैयारी में ही प्रीलिम्स की तैयारी छुपी होती है। जो मुख्य परीक्षा की हम तैयारी करते हैं इसी में, इसीलिए आज तक मैंने जितने भी वर्कशॉप सेशन लिए हैं, जितनी भी क्लासेस ली हैं, उसमें हमने प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर के चले। कभी मैंने सिंगल गाइड नहीं किया कि आपको केवल पीटी की तैयारी करना है। यदि कोई भी बच्चा केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो अपने पैर में सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है, वो एग्जाम कभी भी क्वालिफाई कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। इसलिए तैयारी हम पूरी करेंगे, संपूर्णता से करेंगे, और एक रूल बनाएंगे कि हम प्रीलिम्स एग्जाम तब देंगे जब हम मेंस स्तर की कंप्लीट तैयारी कर चुके होंगे। जब तक मेंस के सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक आपके तैयार ना हो, आप प्रीलिम्स देने जाइए ही मत, एग्जाम हॉल में प्रवेश ही मत करिए। ऑप्शनल से लेकर के जीएस के चारों पेपर, एसे और हिंदी का पेपर जब तक आपका तैयार ना हो, आपके लिए प्रीलिम्स देना कोई फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आपका हो भी जाएगा। 2 से 3 महीने मेंस के लिए बचेंगे, फिर आप करोगे क्या? आनंद फानंद में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना सीखोगे। इसीलिए देखिए मैं आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आज ही से करवा रहा हूं, ताकि आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करिए प्रॉपर। अभी से आप अपने उत्तर लेखन को इतना मजबूत कर लीजिए कि पीटी देने के बाद रिलैक्स मोड पे रहें, सिर्फ रिवीजन करके जाना पड़े। तो आपको उत्तर लेखन की गति, स्पीड, क्योंकि मेंस पूरा लिखित है, ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं, तो लेखन कौशल भी आपको सीखना पड़ेगा, है ना। और इंटरव्यू कुछ नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, जिसके तहत आपको मेंस में इतनी अच्छी जीएस की तैयारी करेंगे आप जब, तो आपको सारी चीजें निश्चित तौर पे पता होंगी, और आपका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो 3 चरणों में है, जिसमें हमारा पहला रूल हम बना रहे हैं। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इस रूल को दोहराना भी है, आप लिख लीजिए। कुछ नियम मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें से पहला नियम मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे मैं नियम लिखता जाऊंगा, हमारे इस पूरे कन्वर्सेशन में कुछ हम रूल्स डेवलप करेंगे, और इन रूल्स को स्ट्रांगली फॉलो करना है। पहला रूल्स जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं वो ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम तब देने जाएंगे आप, प्रीलिम्स का एग्जाम तब देने जाएंगे
जब मेंस की तैयारी हो चुकी होगी तब देंगे आप, जब मेंस की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। ये पहला नियम है और इस नियम को तोड़िएगा मत यदि आपको सिलेक्शन के सभी पक्षों से जुड़ना है। मेंस की समग्र तैयारी आप कर चुके होंगे, तब आप पीटी देंगे। इस रूल को दोहराइए मत, बल्कि इसको अपने पहले पन्ने में जो आपके नियम बुक पुस्तिका आपने बनाई है अपनी तैयारी की, अपने सिद्धांत, अपने थ्योरी, अपने मूल्यों में इस मूल्य को जोड़ लीजिए कि हम बिना समग्रता के एग्जाम देने नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। एक साथ मेरे साथ जितने बच्चे हैं सब इसको मन ही मन दोहराइए और इस पे गहरी श्रद्धा रखिए, अगाध श्रद्धा रखिए। इससे क्या होगा, भटकने से बचोगे आप। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे, अभी आएगा नोटिफिकेशन, आते ही नोटिफिकेशन बिल्कुल ऊर्जान्वित हो जाओगे, अरे कि मैं बस अब ये है वो है, तो ऊर्जान्वित हो जाओगे, लेकिन उस ऊर्जान्वित का बेनिफिट क्या होगा बताइए। तो इस चीज को पहले समझना है आपको कि जब तक आप बिना पाठ्यक्रम के तैयारी के आप एग्जाम हॉल पे जा रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। किसके साथ अपराध कर रहे हैं? अपने कैरियर के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपना खुद का जो है आप अनभला कर देंगे। तो पूरी तैयारी करेंगे आप में से बहुत सारे लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। आपके लिए दूसरी चीज है, जिन्होंने तैयारी कर ली है, बहुत बच्चे हैं, मैं आपको सच बताऊं, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं। 30 साल से ऊपर उम्र चली गई है ना, 32 साल 35 साल की उम्र में आ चुके हैं और अभी भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है, क्योंकि जहां पे उन्हें गाइड किया गया उस गाइडेंस में सबसे बड़ी जो खामी थी वो ये थी कि केवल पीटी की तैयारी, और उसके कारण से मेंस का इतना बड़ा जो पूरा सिलेबस है। बहुत लोग मेंस प्री क्वाली अभी मेंस देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, उनकी हालत इतनी बुरी है, आनंद फानंद में कोई कह रहा सर इथिक्स के नोट्स प्रोवाइड करा दो, इथिक्स की क्लासेस बता दो, कोई कह रहा केस स्टडी बता दो, कोई कह रहा सर आंसर राइटिंग पे कभी काम ही नहीं किया है, पहली बार लिखने जा रहे हैं, कोई कह रहा कि सर मेरा वैकल्पिक विषय छूटा पड़ा है, कोई कह रहा सर इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, मेन हम बता दीजिए, कोई कह रहा साइंस टेक के 2-4 टॉपिक बता दीजिए वो फंस जाए, कोई कह रहा उत्तर प्रदेश विशेष में 2-4 टॉपिक आप बता दीजिए मैं उसे कर लूं। ऐसे नहीं होता है, आपको पहले ही ये सारी चीजें, मतलब अभी जैसे आप ये प्रीलिम्स आ रहा है, यानी कि आप में से जो ये प्रीलिम्स देने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से होल तरीके से पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर चुके हैं। और तैयार, देखो कॉन्फिडेंस आना नहीं आना वो दूसरी विषय वस्तु है, लेकिन तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, बिना तैयारी के थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आएगा। एक चीज समझिए, यदि आपको रेल पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है ना, ट्रेन से मान लीजिए आप गाजियाबाद आ रहे हैं, ठीक है, तो गाजियाबाद आने के लिए आपको स्टेशन पे तो जाना ही पड़ेगा ना। वही चीज यूपी पीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने का भी रूल है। यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला पैरामीटर है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। जब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आप असफल ही रहेंगे, क्योंकि एक पेपर में 20 क्वेश्चन और उस 20 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन समअप करके संपूर्णता का पूरा कंप्लीट आपका नॉलेज, ज्ञान, सारी चीजें लेकर के चल रहा है एग्जाम। इसलिए जल्दबाजी नहीं देनी। आप में से जितने भी ऐसे जो है स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं जो 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जो दहलीज में आके खड़े हो चुके हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। तनाव से एग्जाम नहीं निकलेगा, तनाव का एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप धैर्यपूर्वक अपनी कमियों पे, अपनी खामियों पे पहले चिंता करें और इसके बाद एग्जाम की तैयारी को लेकर आगे चलें, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका। और रेडी होने में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि हम 2, 4, 10 साल 5 साल लगा देंगे, नहीं, ये पंचवर्षीय योजना नहीं, मुश्किल से 2 साल पर्याप्त है। 18 महीने का कंप्लीट जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना और 2 साल के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर आपका रिवीजन, इतना हो गया, फिर एग्जाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएम 2 साल बाद बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, डिप्टी एसपी 2 साल बाद बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, असिस्टेंट कमिश्नर 2 साल बाद बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है। जल्दबाजी के चक्कर में 2 साल के 5 साल कब बदल जाते हैं और पूरा का पूरा एग्जाम असफलता में कैसे बदल जाता है, ये भी आपको सोचना होगा, है ना। तो असफलता के पीछे के जो आपके हर्डल्स हैं, जो कारक हैं, उनको जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप में से कितने लोग आंसर राइटिंग करते हैं, उनको पता है कि स्थिति क्या है। मैं कितने बच्चों को कहता हूं आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा, क्योंकि कभी भी इन बारीकियों में आपने
काम ही नहीं किया। और एक चीज़ और मुझे शिकायत रहती है, आज बहुत सारे बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, एक शिकायत रहती है कि एक जो टेंडेंसी बन गई हमारी, एक मानसिकता बन गई है कि हम एग्जाम हॉल में ही जाके लिखेंगे। ये बहुत गलत मानसिकता है, इस मानसिकता से भी हमें बचना होगा। एग्जाम हॉल पे जाके डायरेक्ट नहीं लिखना, बल्कि लिखने का अभ्यास। जब क्रिकेटर फील्ड में जाता है और वहां जाकर के वो बैटिंग करता है, उससे पहले कितना अभ्यास करके आता है, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, अपने एक बॉलर के साथ लेकर के लगातार अभ्यास करते हैं। जब वो उनका नंबर आता है ना कि अब मुझे जाना है खेलने, उसके पहले वो 5-10 मिनट पूरा प्रैक्टिस करते हैं। सेम वही मेथड यहां पे भी है, जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। अभ्यास ही आपको परफेक्ट बनाएगा, इसलिए अभ्यास से भागना नहीं है, प्रैक्टिस से भागना नहीं है, डरना नहीं है। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक जाता हूं कि उत्तर लेखन करिए, सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए, इसलिए मेरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी आपको साथ में जुड़ना है। सभी बच्चे जितने लोग हमारे साथ इस यूट्यूब में, सबके लिए निःशुल्क है, जो हमारे ऑनलाइन बैच के बच्चे, सब लोग एक साथ आकर के आंसर राइटिंग करिए। मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे IAS का एग्जाम हो, UPPCS का एग्जाम हो, BPSC का एग्जाम हो, या जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएंगे, खासकर लेखन शैली के लिए स्तर पे। चलिए, ये रही अलग बात। तो ये पहला रूल है, पहला फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लो, अभी कई फॉर्मूले निकल के आएंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्रीलिम्स, आपका मेंस, आपका इंटरव्यू, ये 3 पैटर्न पे एग्जाम है। अब देखो, एग्जाम परीक्षा का जो पूरा रूप है, क्या है वो, UPPCS की परीक्षा ऑफलाइन मोड पे होती है, ऑनलाइन नहीं होती। भारत में कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन होने लग गए हैं, तो ये पूरी तरीके से आपका ऑफलाइन मोड पे होता है। दूसरा, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है OMR सीट पे आपका जो है होता है, OMR सीट आपको फिल करनी पड़ती है। इसके अलावा जो UPPCS की परीक्षा है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 नंबर के प्रश्न हैं आपके, मतलब 2 पेपर होते हैं आपका, ये आप देख सकते हैं, ये 2 पेपर हैं। यहाँ पे देखिए, समान अध्ययन पेपर 1 प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, और दूसरा होगा CSAT का पेपर। आपको पता है, आप में से अधिकांश बच्चे एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, क्योंकि CSAT केवल 33% का क्वालिफाइंग नेचर रखता है। आज चलिए एक चीज का जवाब आप खुद से पूछिएगा, ठीक है। ये जो आपका समान अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है, ये आपका इसी पे आपकी मेरिट बनती है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि आप CSAT में क्वालिफाई करेंगे तो समान अध्ययन की मेरिट पे आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। रूल यही है, यही नियम है, इसी नियम को ही आप भी मानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और इस प्रश्न पे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सभी के सभी लोग। आप बताइए, समान अध्ययन की तैयारी आप 100% करते हैं नहीं करते हैं? 100% तैयारी करने के बाद कितने परसेंट मार्क्स आते हैं आपके? 50% पे आपकी मेरिट बन जाती है, कट ऑफ आ जाती है। 100 में 50% की मेरिट आ गई। होता क्या है, 200 मार्क्स में 100 नंबर आ गए, आप चयनित हो गए, सेलेक्ट हो गए। यानी 100% की तैयारी में कट ऑफ कितनी जा रही है? 50%। अब यहाँ पे क्या करते हो, CSAT में गलती क्या करते हो, आपको पता है 33% ही आपको लाना है, तो तैयारी कितनी करते हो? 33% की ही तैयारी करते हो। संभव है कि 33% की तैयारी करके जाओगे और 33% नंबर ले आओगे, 100 में 100 किसी के भी आते हैं, और यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बच्चे, बड़ी संख्या में बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ना मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, ना रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ रीजनिंग एक दिन की चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन एक दिन की चीज़ नहीं है, आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ता है। जब तक आपको जोड़, गुणा, भाग, घटाव ये सब नहीं आएगा ना, आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे फार्मूला आपको बता भी दिए जाएं तो भी आपको बहुत दिक्कत। और कैलकुलेशन एक प्रैक्टिस की चीज है, जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो CSAT को भी आपको उतनी ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे CSAT का जो है ये आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी 200 मार्क्स के हैं। क्वालिफाइंग नेचर का ये पूरा का पूरा आपका पेपर होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, पूरा का पूरा यही चीज लिखी है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपका 150 नंबर, 150 क्वेश्चन का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, ये आपके 200 मार्क्स के हैं, और ये आपका 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स के दोनों होते हैं। जो पेपर होता है, एक क्वेश्चन जो आपका होता है, एक क्वेश्चन आपका जो है 1.33 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन यदि 150-200 मार्क्स का है और 150 क्वेश्चन, तो 1.33 मार्क्स का होता है ये पेपर, ठीक है। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग पहले नहीं होती थी, 2018 से पहले, 2018 से निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र का कुछ पैटर्न है। सभी प्रश्न जो प्रीलिम्स के होते हैं बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं। वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर है,
फिर OMR सीट में उसको फिल करना होगा। तो ये पेपर का जो है मोड है आपका। अब इसके बाद हम समझते हैं, ये तो पीटी की बात हो गई, ठीक है। आज देखिए पीटी का क्या पैटर्न चल रहा है, ये सब चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तभी जो है आप स्ट्रेटजी तैयार कर पाएंगे कि कैसे आपको कितना भी तैयार करना है। अब देखो मेंस एग्जाम अभी चूंकि होने वाला है, मेंस एग्जाम भी आपका, तो जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं यहाँ पे भी परीक्षा ऑफलाइन होती है, ठीक है। आपको पेपर पेन आधारित प्रश्न पत्र है, वहां पे आपको लिखना है चीजों को, ठीक है। टोटल जो मार्क्स की बात करें तो टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके 1500 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये पूरा का पूरा आपका 1500 मार्क्स का ये, और 100 नंबर का इंटरव्यू आपका होता है, तो 1600 मार्क्स में आपका रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। और अभी देखो एग्जाम शेड्यूल आपका आ गया है, पेपर का शेड्यूल, जो लोग मेंस देने जा रहे हैं जो बच्चे, तो पेपर जो होगा एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 6 घंटे आपको 3-3 घंटे के 2 स्लॉट मिलते हैं मेंस में, है ना। पीटी का तो कुछ नहीं होता, पीटी का एक दिन में 2 पेपर होंगे आपके, 1 डे का एग्जाम होता है पीटी का, 1 डे में ही आपका प्रीलिम्स हो जाता है। लेकिन ये आपका मल्टी डे होता है, मेंस आपका 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आपका शेड्यूल चलता रहता है मेंस का। तो मेंस आपका मल्टी डे एग्जाम है, ठीक है। मल्टीपल जो है मेंस का शेड्यूल अलग अलग आता रहता है, और किसी में गैप मिल जाता है, जैसे आयोग ने प्रचलन अब चालू किया कि हम कोई गैप नहीं देंगे। इस बार जो है थोड़ा सा, पहले जो शेड्यूल आया था उसमें एक भी गैप नहीं था, इस बार जो शेड्यूल आया एक दिन का ऑप्शनल में गैप दे रहा है आयोग। तो यहाँ पे आप देखिए समान हिंदी का प्रश्न पत्र एक होता है 150 मार्क्स का, निबंध 150 मार्क्स का आता है, और जीएस के 4 पेपर हैं आपके 200 मार्क्स ईच, प्रत्येक पेपर आपका 200 मार्क्स का है, और वैकल्पिक विषय आपके 400 मार्क्स का होते हैं, 200 मार्क्स के 2 प्रश्न पत्र आपके वैकल्पिक विषय में है। तो देखिए यहाँ पे 800 मार्क्स का जीएस है आपका, ऐसे और हिंदी दोनों को मिला दे तो 300 मार्क्स का ये है, 800 मार्क्स का ये है, और 400 मार्क्स का ये है। तो इस तरीके से 1500 मार्क्स में पूरा का पूरा आपका मेंस होता है, इसी के नंबर जुड़ते हैं। प्रीलिम्स के कोई नंबर नहीं जुड़ते, पीटी के कोई नंबर नहीं जुड़ते, सारे नंबर मेंस के जुड़ते हैं आपके। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, देखो इंटरव्यू की बात सिर्फ इसलिए समझिएगा कि जो बच्चे मेंस क्वालिफाई होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तीसरा चरण ये है, और सबसे महत्वपूर्ण चरण इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू से आपकी रैंक निर्धारित होती है कि आप एसडीएम बनोगे कि डिप्टी एसपी बनोगे कि असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, या किस डिपार्टमेंट पे जाओगे, डिपार्टमेंट तय होता है इंटरव्यू से। 1 2 4 6 नंबर से आप जो है ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। और इंटरव्यू का पहले रोल बहुत ज्यादा हुआ करता था यूपीपीसीएस में, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर था, तो 200 मार्क्स में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। अब 100 मार्क्स का हो गया तो थोड़ा सा कम हो गया है स्तर, यानी कि मेंस में यदि आप बहुत अच्छे नंबर ले आए तो निश्चित तौर पे आप अपनी रैंक, जो मतलब रैंक का जो आपका एक वो है फ्लक्चुएशन है, वो आप अपना मेंस में ही कवर कर सकते हैं, अन्यथा इंटरव्यू में भी आपको थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है। तो देखिए यूपीएससी का जो है अंतिम चरण आपका इंटरव्यू होता है, और 100 अंकों का ये इंटरव्यू होता है। और एक तौर पे ये समझिए कि जो आपको एक बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा, यूपीपीसीएस का ही बोर्ड होगा, और उस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके, देखो नॉलेज का टेस्ट आपका मेंस में हो चुका होता है, मेन होता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है ना, आप कितने जो है प्रशासनिक सेवाओं के लिए कितना उपयुक्त व्यक्ति हैं, इन सभी को विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से समझा जाता है। आप कैसे समस्याओं में फंस जाते हैं तो आसानी से उनसे निकलने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण जो है इंटरव्यू के माध्यम से किया जा सकता है। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु नहीं, इंटरव्यू बहुत आसान है, बस आपके पास आपकी प्योरिटी, आपकी शुद्धता, आपकी क्वालिटी, आपकी ये सारी चीजें इंटरव्यू के थ्रू निकल आती हैं। तो इंटरव्यू में एक सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों का एक बोर्ड होता है जो राज्य सेवाओं में करियर के लिए उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपयुक्तता की जांच करता है। मेन उद्देश्य यही है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उस डायरेक्शन पे काम करना। व्यक्तित्व परीक्षण में एकेडमिक अध्ययन भी आपसे पूछा जाता है, आपने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था तो उसके बारे में जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। आपने क्या, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड था, आपने जो है ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, एग्रीकल्चर से किया है, बीकॉम किया है, या मेडिकल साइंस से आए हैं, जिस भी फील्ड से आप आए हैं आपको कितनी समझ है उस फील्ड की, और उसको कैसे आप प्रशासन में उपयोग करेंगे, क्या आपकी हॉबी है। तो ये कई चीजें आपके इंटरव्यू में जो है जांचने का प्रयास किया जाता है, और इसी के माध्यम से आपको आपके देश के बारे में और देश के बाहर क्या चल रहा है, उससे आपका देश किस तरीके से प्रभावित
प्रभावित हो रहा है, समसामयिक आपकी अलर्टनेस है या नहीं है। करंट में अलर्टनेस होनी चाहिए ना, एक प्रशासनिक अधिकारी को अलर्ट होना चाहिए, है ना। तो देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के साथ भारत का क्या सरोकार है, इस तरीके के प्रश्न आपसे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक इंटरव्यू आपका होगा और व्यक्तित्व परीक्षण होगा, और इससे आपके मानसिक गुणों को, आपकी मेंटल एबिलिटी को, आपके एनालिटिकल क्षमता क्या है, आपके एनालिसिस करने की पावर क्या है, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाता है और एक तरीके से एक निष्कर्ष में पहुंचने का प्रयास किया जाता है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। ठीक है, देखिए इंटरव्यू बोर्ड में कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे, हो सकता है आपको ना आए, पॉसिबल है, कई सारी, हर चीज थोड़ा ना आती है हर व्यक्ति को। अब यदि नहीं आती है तो निश्चित तौर पे आप उसको ना भी कह सकते हैं, सॉरी कह के आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 20 क्वेश्चन में आपको 20 नहीं आ रहे हैं, इतना भी बुरा हाल आपका नहीं हो सकता है। मेन क्या होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ आती है तो आपका कॉन्फिडेंस का स्तर कैसा रहता है, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपका कॉन्फिडेंस का स्तर कैसा रहता है। वहाँ पे आपके हाव भाव देखे जाते हैं कि आपके हाव भाव कैसे हैं, किसी सिचुएशन में फंसने के बाद आप किस स्थिति में आकर के अपने आप को कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रशासन तो है ही है ना। अभी कल आप देखिए बनारस में किस तरीके की चीज़ें हुई, तो प्रशासन में आए दिन नित्य नूतन नए तरीके के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। उस चैलेंजेस से आप कितनी जल्दी अपने आप को रिकवर करते हैं, कैसे आप चीज़ों को कवर करके आगे बढ़ते जाते हैं, यही आपके प्रशासनिक गुण होते हैं। एक लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होती है, लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि कैसे अपने टीम को एम्पावर्ड रखे, अपने टीम से काम करवा सके, अपने टीम को एनर्जेटिक रखे, अपने टीम के अंदर एक एक्साइटमेंट भर के रखे। और ऐसा लीडर का काम ही नहीं कि हर चीज वो खुद करे, है ना, आपको कोई नहीं, और ना ही इतनी विशेषज्ञता चाहिए लीडर के लिए। विशेषज्ञता से लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती है। लीडरशिप क्वालिटी के लिए जरूरी होता है कि एक शार्प ब्रेन हो, जो तुरंत ही आगे आने वाले परिणामों के पूर्वानुमान को समझ पाए। यही एक लीडर है, यही एक वास्तविक लीडर है ना। तो लीडरशिप क्वालिटी आप में क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास किया जाता है। तो यही आपका इंटरव्यू बोर्ड है। और देखिए इस तरीके से टोटल प्रीलिम्स में तो आपको एक भीड़ से अलग कर दिया गया, एक बड़ी भीड़ है जिसमें से लाखों के लोग जो है उसमें जो एग्जाम दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और प्रीलिम्स का क्रेज भी बहुत होता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूट कर क्या रहे हैं, केवल पीटी की तैयारी करा रहे हैं आपको। उनको कोई मेंस से लेना देना, क्योंकि मेंस में बच्चे कम हैं, तो कोई आपको आंसर राइटिंग नहीं करवाना चाहता, कोई आपको लिखवाना नहीं चाहता और आप भी नहीं लिखना चाहते। इसलिए उत्तर लेखन पहले दिन से आपको करना है मेरे साथ। यदि पहले दिन से नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए मैंने उत्तर लेखन का कार्यक्रम पहले भी आरंभ कर रखा था। बहुत बच्चे उसमें लाभान्वित हुए और आप लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं आंसर राइटिंग के कार्यक्रम से जुड़ करके। सिलेक्शन का एक ही की है, एक ही जरिया है, मुख्य परीक्षा, और उस की को खोलने का ताला है उत्तर लेखन का कौशल। यदि इस ताले को खोलना है तो इसकी चाबी आपके पास होनी चाहिए। आंसर राइटिंग यदि आपका स्किल नहीं है, भूल जाइए, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा आपका। ये मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन सत्यता यही है। ये लिखित दे रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है लेकिन लेखन कौशल के अभाव में, गति के अभाव में ना तो प्रश्न पत्र को पूरा कर पाते और प्रश्न पत्र के साथ ही अपने विचारों को पूरी तरीके से प्रश्न पत्र में लिख नहीं पाते। इसलिए उत्तर लेखन सीखना पड़ेगा। सब लोग कम से कम दूसरा रूल बनाओ मेरे साथ। ये दूसरा नियम है हमारा कि हम उत्तर लेखन कौशल को सीख करके ही एग्जाम में जाएंगे। ये हमारा दूसरा रूल है, दूसरा नियम है, उत्तर लेखन कौशल को सीख करके ही एग्जाम हॉल में जाएंगे। यानी इसको भी हमें सीखना है, कौशल को सीख करके ही एग्जाम हॉल पे जाएंगे आप। ठीक है, एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा नियम आपका निकल आया। पहला नियम क्या निकल आया, जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेंगे। दूसरा नियम क्या निकल के आ गया कि जब तक हम उत्तर लेखन कौशल के पारंगत नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, 100 200 300 क्वेश्चन लिख लीजिए, हो जाएंगे। मैं गारंटेड बोलता हूं, इतना पर्याप्त है। प्रतिस्पर्धा में आप जैसे ही पीटी क्वालिफाई करेंगे आप पाएंगे 50% तो ऐसे ही धराशायी हैं, ना उनकी गति है, ना उनकी स्पीड है, ना लिखना जानते हैं। आपके पास नॉलेज भी कम होगा ना, लेकिन लेखन कौशल पता है ना, तो आप कमाल करके आओगे, जान डाल के आओगे। समझ रहे हो, सभी को ये चीज सीखनी है, मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है।
इसलिए इसको अपना आधार बना लेना है, अपना मूल मंत्र बना लेना है। दूसरा मूल मंत्र आपको ये दे रहा हूं, और इसको भी आप पढ़ाई करिए, कुछ सब कुछ करिए, लेकिन साथ में आंसर राइटिंग को लेकर रिस्क मत लीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है। अब देखो, हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के सिलेबस की ओर जाते हैं कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, और प्रीलिम्स के हम स्तर को भी समझेंगे। देखो, पीटी की तैयारी अकेले नहीं करनी है, मेंस की तैयारी के साथ ही पीटी की तैयारी करनी है। मैं बार बार गला फाड़ के भी चिल्ला रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए चिल्ला रहा हूं कि हो सकता है कि मेरी आवाज आप लोग के कानों तक जाए तो, लेकिन रुके नहीं, रुक जाए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। शायद कोई एक बार तो रुक जाए कि आपको केवल प्री की तैयारी नहीं करने। जितने बच्चे केवल प्री की तैयारी कर रहे हैं, आप कृपया कर वो मार्ग छोड़ दीजिए, उससे भला नहीं होगा। आप साथ में मेंस लेकर के भी चलिए। जब तक आप मेंस को अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप पीटी की तैयारी करते ही रह जाएंगे आजीवन, मेंस में उतरेंगे ही नहीं। बहुत बच्चों की बहुत बुरी हालत है, वो मेंस पढ़ ही नहीं रहे, मेंस छू ही नहीं रहे। इसलिए तो प्री और मेंस दोनों साथ लेकर के चलना है, ये तीसरा रूल है हमारा, ठीक है। सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे एग्जाम में जाने से पहले। तीसरा रूल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेकर के चलेंगे हम। अब कैसे साथ लिया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस मेंस एग्जाम साथ लेकर के चलेंगे, आप साथ लेकर के चलेंगे, साथ पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों साथ लेकर के चलेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखिए, ये आपका पीटी का है। जब भी आप पीटी के सब्जेक्ट पढ़िए, पीटी के ही सब्जेक्ट मेंस में है। मैं ढूंढवाता हूँ आपको, एक एक सब्जेक्ट ढूंढवाऊंगा। पीटी में एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सबसे पहला है करंट अफेयर्स। हाल फिलहाल का जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स आपका मेंस में मिलेगा, ठीक है। मेंस में आपको करंट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पीटी में जो भी करंट पढ़िए, पीटी का मतलब है तथ्यपरक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। थिक्स में एक सिविल सेवा का मूल्य होता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत तथ्यात्मक नॉलेज होनी चाहिए। बिना फैक्ट के वो बात नहीं करता है। जैसे कल आप लोगों ने देखा कि बनारस में ईवीएम का मुद्दा उठा, तो पहले कोई एक प्रशासनिक अधिकारी होगा। जैसे कल आप लोगों ने ये बात मुझसे भी उठाई, चर्चा की थी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, पहले तथ्यों की जांच करिए, पहले देखिए। निर्वाचन आयोग इसके लिए सर्वोच्च संस्था है, निर्वाचन आयोग उसके लिए उत्तरदायी संस्था। हमारे देश में लोकतंत्र का जो संरक्षक है वो देखा जाए तो एग्जैक्ट निर्वाचन आयोग है ना। तो निर्वाचन आयोग चूंकि एक स्वायत्त संस्था है और हमें उस पर पूर्ण श्रद्धा है। हम अपने देश की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं उन पर हम पूरी श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ही उस पर एक्शन लेगा, उस पर कार्रवाई करेगा, समझ रहे हैं। तो आप जब पहले क्या होगा, आप जानकारी को पहले पूरी इकट्ठा करेंगे। जैसे ही आपके पास कोई सूचना आती है, आप जानकारी को इकट्ठा करेंगे। यही चीज पीटी में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट फैक्चुअल क्या कंडीशन है वो आपको पहले समझना होगा। तो पीटी में फैक्ट भी पता हो और साथ में उस फैक्ट को इंटरलिंक करने की क्षमता, उस फैक्ट से दूसरे फैक्टों को आपस में जोड़ने की क्षमता, उसी से किसी आगामी घटना के होने की क्या करना, एक पूर्वानुमान लगाना, यही एनालिसिस होता है। विश्लेषण क्या है, पुरानी, जब आप फैक्ट पढ़ते हैं, तथ्यों का मतलब पुरानी घटना से रूबरू होना, है ना, या जो सर्वमान्य सत्य है उससे रूबरू होना, उसी के माध्यम से आने वाले भविष्यों का परिणाम देखना, उसी से आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको समझना, उसी से आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढना, यही विश्लेषण है। और क्या है विश्लेषण? जो अभी जैसे कि मान लीजिए चुनाव है उत्तर प्रदेश में, चुनाव का जो रिजल्ट आना है, इसमें क्या हो रहा है, एक एनालिसिस हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो एक क्या हो रहा है, एक एनालिसिस हो रहा है, देखा जा रहा है कि ऐसा होगा युद्ध, क्योंकि पुराने तथ्य, फैक्ट, आंकड़े सब कुछ है हमारे पास। प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, कोल्ड वार है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, 2014 में क्रीमिया वार हुआ। तो उन सब से क्या कर रहे हैं, हम एक एनालिसिस निकाल रहे हैं, क्योंकि तथ्य है, कितना नुकसान हो सकता है, कितनी स्थिति भयावह हो सकती है, कैसे युद्ध रुक सकता है, क्या क्या चीजें हैं, नाटो का इतिहास क्या रहा है। तो ये सब क्या करता है, जब तक आपको तथ्य नहीं पता होंगे एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं। तो तथ्यों की जानकारी तो रखना ही है, बिना तथ्य के कोई एनालिसिस नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज देखते हैं, बच्चों में एक जो है, ये बच्चों क्या कहें, ये होता है जैसे जैसे आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, इस सिविल सेवा की तैयारी में एक दिक्कत ये आ जाती है कि चूंकि नॉलेज आपका बढ़ता है, दिन प्रतिदिन के स्तर पे आप बहुत कुछ सीखते जाते हैं, तो कई बार जो है आप बहस में उतारू हो जाएंगे। ठीक है, कई बार घर पे आपके टीवी चल रहा होगा, आपके पिताजी भी साथ बैठे होंगे, तो आप उनको सुनने को तैयार इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपको उसके बारे में जानकारी भी ना हो, थोड़ी बहुत जानकारी हो, ओछी जानकारी हो, थोड़ा ज्ञान हो, पूरा ज्ञान ना हो,
फिर भी आप क्या कर जाएंगे, बहस करने को तैयार हो जाएंगे। तो एक सिविल सेवक का एक गुण और है, बहुत अच्छा गुण है, सुनना ज्यादा बोलना कम। एक सिविल सेवा का यदि सबसे बड़ा गुण मुझे कोई लगता है वो यही लगता है कि वो सुनना, लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होती है एक सिविल सेवक की, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कभी भी आप अधिकारी के पास जाइएगा वो सुनेगा आपको प्रॉपर, बोलेगा कम कम बोलेगा, आपको लगेगा ये बोलता नहीं है। जो अधिकारी जितना कम बोले यानी कि वो आपको सुन ज्यादा रहा है और फिर वो तथ्यों का एनालिसिस करके आपको बस थोड़े शब्दों में वो शॉर्ट कर देगा। आयोग भी आपसे यही करवाता है। मेंस आंसर राइटिंग में देखेंगे क्या होता है, इतने शब्दों में लिखिए, इतने मिनट में लिखिए, एक टाइम बाउंडेशन, एक शब्द सीमा की बाउंडेशन, ये सब आपकी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, किसी विषय पर घंटों बात नहीं करनी है। तो कभी भी आपके अंदर एक गंभीरताएं होनी चाहिए, यही आपको इंटरव्यू में दिखाई देगा। आप अतिरिक्त से बचिए, है ना, इन सब चीजों को भी। तो देखिए करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और उम्मीदवारों से उनके बारे में ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। तो करंट अफेयर्स आपके पूरे सिलेबस में व्याप्त मिलेगा, जो भी टॉपिक होंगे सब करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे। करंट अफेयर्स एक तरीके से सबसे बड़ा डायमीटर क्रिएट करेगा इस एग्जाम में। आप देखेंगे तो पूरे सिलेबस को करंट अफेयर्स ने क्या कर रखा है, घेर रखा है, और इसका महत्व होना भी जरूरी है। देखो इसका एग्जाम्पल आपको अभी तुरंत दिखाता हूं 1 मिनट में। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चलिए आयोग के पिछले साल के प्रश्न देख लेते हैं, जितने बच्चे इस बार का एग्जाम देंगे इससे आइडिया लग जाएगा। ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स है आपका, ये आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है। देखिए ये आपके सामने एक टेबल है, ये 2020 का पेपर है, 39 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे, ठीक है। 2019 में 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, 2018 में आपके लगभग जो है 36 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, 2017 में 24 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे। इधर देखिए 2021 का देख लें तो 2021 में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे। सर्वाधिक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, सर्वाधिक। तो करंट अफेयर्स का वेटेज है या नहीं है, बताइए, है करंट अफेयर्स का वेटेज है। करंट अफेयर्स सबसे बड़ा ओरा खींचेगा, और यही चीज मेंस में भी मिलेगी आपको। मेंस में चाहे जो भी सब्जेक्ट हो सब करंट से जुड़ते हैं, सब हाल फिलहाल के, चाहे भारतीय समाज हो, भारत का इतिहास भी करंट से जुड़ता है। ऐसा नहीं कि भारत का इतिहास नहीं, जो करंट हिस्ट्री है वो भी चल रही है पैरेलल आपकी समानांतर, है ना। वर्तमान में घटनाक्रम अब ये देखिए क्या हुआ, विश्व इतिहास करंट हो गया कि नहीं हो गया। जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, विश्व इतिहास करंट हो गया। इतिहास अपने आप को दोहराता है, घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं। तो जब इतिहास अपने आप को दोहराता है तो निश्चित तौर पे वो भी आपका करंट से जुड़ता है, हर चीज करंट से प्रभावित होगी। तो करंट अफेयर्स आपका भारतीय राज्य व्यवस्था दिन प्रतिदिन करंट चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, संविधान का अनुप्रयोगिक आप राज्य व्यवस्था में देख रहे हो, गवर्नेंस में देख रहे हो, इकोनॉमी दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति डेली हर सेकंड में अर्थव्यवस्था की स्थिति बदलती है, तो अर्थव्यवस्था आपकी करंट से जुड़ी हुई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी नित प्रतिदिन जो है विज्ञान के नवाचार हो रहे हैं, लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं, करंट अफेयर्स से जुड़ता है। इथिक्स से जुड़ी हुई विषय वस्तु करंट अफेयर्स जुड़ती है, डेली नए नए केसेस बन रहे हैं, नए नए केस आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चैलेंजेस दिन प्रतिदिन करंट अफेयर से जुड़ रहे हैं, सीमा प्रबंधन को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, देश के अंदर नक्सलवाद, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब करंट से जुड़ती हैं। इन्वायरमेंट को लेकर आए दिन नए नए जो है सम्मेलन हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को लेकर नए नए जो है तकनीकियां परिवर्तित हो रही हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सब क्या है आपका करंट अफेयर्स है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए दिन नए नित्य नूतन बदलाव होते हैं, करंट अफेयर्स है आपका। तो चाहे जो सब्जेक्ट उठा लीजिए सब करंट है, चाहे इथिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस टेक हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, सोशल जस्टिस हो, गवर्नेंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन सोसाइटी हो, हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट करंट अफेयर्स के ओरे में घिरा हुआ है। इसलिए मैं आपको कहता हूं मासिक स्तर पे एक मैगजीन आपको करंट अफेयर्स पढ़े, ज्यादा नहीं, एक मैगजीन मंथली कोई भी ले लीजिए रेगुलर। एक मैगजीन आपको संस्था भी आपको देती है, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स हमारी भी आपको मिल रही है, एप्लीकेशन में आप लोग को निःशुल्क दिया जा रहा है, ताकि आप लोगों में जो लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं खरीद सकते आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़िए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से आपको अपडेट रहना ये आपकी एग्जाम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी चैलेंज है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे आयोग क्या मांगता है ये देखो, मैंने दिखा भी दिया कि करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है, मेंस में भी खूब वेटेज है। दूसरा देखिए ये रहा आपका दूसरा टॉपिक जो पीटी में आपसे लिखा गया है, भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास में देखिए प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इतिहास में भारतीय इतिहास के सामाजिक,
आर्थिक राजनीतिक पहलुओं की व्यापक समझ पर जोर दिया जाना चाहिए। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशन मूवमेंट। अब क्या बचा? बच्चे कहते हैं सर बड़ा इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत में, यही पढ़ लेता हूं मैं, कलम संस्कृति पढ़ लेता हूं। अरे प्राचीन भारत भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पिछले कुछ सालों से प्राचीन भारत से भी प्रश्न खूब पूछ रहा है, मध्यकाल से भी पूछ रहा है, यानी पढ़ना सब कुछ है। अब यही इतिहास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, चरित्र, राष्ट्रवाद की वृद्धि, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बारे में संक्षिप्त दृष्टिकोण रखते हुए इसको कंप्लीट करें अपने सिलेबस को। अब चलो इसी को मैं मेंस में आपको दिखाता हूं, ठीक है। मेंस में भी आपका इतिहास है। जीएस पेपर 1 पे चलेंगे आप, तो जीएस पेपर 1 पे ये इतिहास है, सबसे ऊपर ये इतिहास ही लिखा हुआ है। देखो इतना सेक्शन पूरा इतिहास का है आपका, ये पूरा सेक्शन आपका इतिहास का है, ये पूरा इतिहास दिया गया है। वहां पे देखो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसीलिए कह रहा हूं प्री मेंस को जोड़ करके पढ़ो। प्री मेंस को अलग अलग पढ़े तो आपका नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्री में भी इतिहास है, मेंस में भी इतिहास है। इसलिए हमने भी जो कोर्स बनाया था उसमें प्री कम मेंस हमने उसका नाम दिया था, जिसमें प्री और मेंस यानी इतिहास पढ़ना है तो अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक साथ पढ़ लो, है ना। भूगोल पढ़ना है तो एक साथ पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ना है तो एक साथ पढ़ लो, एक ही बार में आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको जितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूं, प्री और मेंस दोनों साथ लेके चल रहा हूं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद इकोनॉमी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार पढ़ने के बाद पॉलिटी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। प्री के लिए अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। केंद्र संबंध में मैंने आपको सरकरिया आयोग भी पढ़ाया, वित्त आयोग भी पढ़ाया, वित्त आयोग की 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पढ़ाई। ये सब क्या है, मेंस के लिए। 15वें वित्त आयोग की, मान लो ज्यादा पीटी में क्या पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हो सकता है 1-2 रिकमेंडेशन पूछ ले, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट आपको मेंस में आपको लिखनी पड़ सकती है। आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि कैसे केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन हुआ, कितना विभाजन हुआ, आधार क्या रहे विभाजन को लेकर के, है ना, रिपोर्ट की क्या क्या मुख्य बातें रही। तो आपको मतलब हम हर चीज पे मेंस ओरिएंटेड भी आपको जब तक थॉट प्रोसेस नहीं करवाएंगे तब तक आपके साथ क्या होगा, अनजस्टिस होगा, और आप खुद के साथ भी अनजस्टिस करेंगे। अब देखो यहाँ पे इतिहास की विषय वस्तु क्या है, भारतीय संस्कृति इतिहास, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक का आर्ट एंड कल्चर कह रहा है कि पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे भी पूरा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न सारा जोड़ दिया, जिसमें इसने बोला कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के प्रमुख पक्षों को कवर किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, आधुनिक भारत का इतिहास, कब से 1757 से लेकर 1947 तक, ये पूरा पढ़ना है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, व्यक्तित्व होंगे, मुद्दे होंगे। स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 से लेकर के 1947 तक, देश की आजादी तक के विभिन्न चरण पढ़ने हैं आपको, विभिन्न हिस्सों के महत्वपूर्ण योगदानकर्ता। और इसके बाद और आगे बढ़ा दिया, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, देश की स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर का एकीकरण कैसे हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, तो ये इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पूरी दी गई है आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आर्ट एंड कल्चर, ये सारे टॉपिक आपके यहाँ जुड़ गए। बाकी एंशिएंट आपको पीटी में स्पष्ट कह दिया उन्होंने, मेडिवल आपको कह दिया उन्होंने, ठीक है, प्लस साथ में आपको मॉडर्न उन्होंने कह दिया। तो अब बताइए कहाँ पे किसको छोड़ के जाना चाहेंगे, किसको आप रिस्क लेंगे कि ये पढ़ूंगा ये छोड़ूंगा। तो होलिस्टिक अप्रोच में आपको पूरा कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है, तब जाके आपका प्री मेंस दोनों कवर होगा, ठीक। एक तो ये, इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे रखी है, बोला है मेंस में वर्ल्ड, पीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाएगी। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका मेंस में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे विश्व के इतिहास का 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक की घटनाएं शामिल होंगी। और इसमें बता दिया फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, उसके विभिन्न रूप, ये सब शामिल होंगे आपके, ठीक है। औद्योगिक क्रांति, ये सब कुछ सम्मिलित किया जाएगा। तो विश्व इतिहास भी आपको कितना पढ़ना है, 1757 से लेकर के 19 लगभग मान के चलिए कि 20वीं शताब्दी लगभग पूरी, यानी 1993 में आपका जो है रंग भेद की नीति खत्म हुई थी, अफ्रीका में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो 1993 तक की घटनाक्रम को तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अब वर्तमान में क्या रहा है, करंट में जो चल रहा है, जैसे अभी यूक्रेन और क्रीमिया का विवाद हुआ, यूक्रेन और जो पूरा रसिया को लेकर के कंप्लीट जो है पूरा होलिस्टिक सिनेरियो हुआ गया। नाटो की वर्तमान परिस्थिति क्या है, किस तरीके से चीन के द्वारा पूरे विश्व को आर्थिक रूप से जोड़ा जा रहा है ना। तो ये जो जितने भी हैं विषय वस्तु, इनको आपको मौजूदा प्रयासों में यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ इंटरलिंक हो जाता है टॉपिक आपको आगे चल के। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो आज तक का पढ़ना है ना, तो आईआर में कवर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका एक सिलेबस, बहुत डायनेमिक सिलेबस और बहुत विस्तृत सिलेबस है।
अब आप क्या है, आप चाहते हैं शॉर्टकट मिल जाए, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई माध्यम मिल जाए। नहीं होता, शॉर्टकट से एग्जाम नहीं निकलता, क्वालिफाई नहीं होता है, कोई मजाक हंसी मजाक नहीं चल रहा, आपको विस्तृत तैयारी करनी ही पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और हम जो है साथ में लेकर के आपके चलते हैं। ये तो देखो इतिहास हो गया, मैंने पीटी को मेन से जोड़ दिया। अब मैं दूसरा जो आपको लेकर के चल रहा हूं वो है यहाँ पे आपका भूगोल की विषय वस्तु। देखिए तीसरे पॉइंट पे आपका भूगोल, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। मैं पीटी के टॉपिक को मेंस के साथ जोड़ता हुआ चलूंगा। करंट हो गया आपका, ये इतिहास की विषय वस्तु हो गई होलिस्टिक अप्रोच में। अब देखिए आपका भूगोल की विषय वस्तु, तीसरा पिलर निकल के आया भूगोल। भूगोल में क्या किया है, भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, देखिए भूगोल जब भी पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। जब तक आपको फिजिकल ज्योग्राफी में आपकी कमांड नहीं होगी, आप भूगोल के कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, निश्चित तौर पे आप भूगोल को सही तरीके से समझ ही नहीं सकते। जलवायु हो या फिर जैसे भारत में मानसून ही है, मानसून का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझेंगे आप कि भारत में मानसून का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप क्या ये जान लेंगे कि मानसून किस डेट को आता है, किस तिथि को आता है। ये फैक्चुअल डेटा आपको क्या समझ में आएगा। महासागरीय जलधाराएं जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक एल नीनो की घटना को क्या समझेंगे आप, है ना। या फिर पर्वत निर्माणकारी शक्तियों के बारे में जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप विश्व में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, लोकेशन देख लीजिए मानचित्रण से कि हाँ यहाँ पे है चीजें। वो तो एक बहुत ईजी प्रोसेस है कि आपने लोकेशन देख लिया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, संवहनीय धारा सिद्धांत क्या है, महासागरीय मग्न तट को लेकर के। तो ओवरऑल आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। जब तक आप कंसेप्चुअल थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक भूगोल आपके बहुत दूरी है, बहुत दूर आपसे खड़ी रहेगी। तो इसलिए भूगोल में देखो यहाँ पे भारत और विश्व के भूगोल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में आपको केवल विषय की सामान्य समझ की उम्मीद की जाएगी, मतलब आपको विश्व भूगोल में मैपिंग, मानचित्रण और थोड़ा सा अवधारणा है, इनको जोड़ करके आपको पढ़ना है। भारत के भूगोल से भी भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल इससे संबंधित होंगी। तो ये टॉपिक आपका पूरा पीटी में भूगोल की विषय वस्तु है। अब इसी को मेंस से जोड़ते हैं। मेंस में जीएस पेपर 1 में चलिए, मेंस में जीएस पेपर 1 में चलिए। देखिए जीएस पेपर 1 में हम चलेंगे तो जीएस पेपर 1 में ये आपका देखो, यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। जैसे इतिहास है, ये प्री में भी है आपका, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। ठीक है, प्री मेंस दोनों में है, ये दोनों में कवर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला सेक्शन आपका, ठीक है, यहाँ पे ये वाला विषय देखिए। यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे आपका ये पूरा भूगोल दिया गया है। कहाँ से भूगोल दिया गया है आपका, ये भूगोल आपका यहाँ से कंप्लीट दिया गया है, यहाँ से ये पूरा का पूरा भूगोल ही है, ये कंप्लीट भूगोल है आपका। यहाँ पे लिखा है भारत के विशेष संदर्भ में दक्षिण और दक्षिण पूर्व के संदर्भ में विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जल, मिट्टी, वन का वितरण, उद्योगों की अवस्थिति, उसके उत्तरदायी कारण। भारत के संदर्भ में भी आपको उद्योगों की अवस्थिति, उत्तरदायी कारण पढ़ने। भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, भूकंप पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, चक्रवात पढ़ना है, महासागरीय धाराएं पढ़ना है, हवाएं पढ़ना है, हिमनद पढ़ना है, ये सारी भौतिक भूगोल। भारत के समुद्री संसाधन, उनकी क्षमता क्या है, भारत पर ध्यान देने योग्य विश्व में मानव प्रवास, शरणार्थी समस्या भी देख रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और शरणार्थी समस्या, एक पर्टिकुलर टॉपिक करंट से भी जुड़ गया है पूरा का पूरा टॉपिक। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमाएं और, ठीक है, जनसंख्या, बस्तियां, प्रकार, पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश को भी इन्होंने जोड़ दिया, यूपी से भी ये पूछेंगे। यहाँ पे यूपी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का पैटर्न है, तो यहाँ पे यूपी का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहीं पे आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, ये सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। यूपी का विशिष्ट ज्ञान, जिसके अंतर्गत यूपी का भूगोल, मानव और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, सिंचाई के स्रोत, ये सारी चीजें आपकी उत्तर प्रदेश से जुड़ गई, उत्तर प्रदेश से आपकी जुड़ गई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को भी आपको उसके भी लोकेशन, सब फिर बात वही है, बस वहाँ पे भी आपको चीज़ों मैपिंग के थ्रू और कंसेप्चुअल आपको जानकारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये देखिए आपका भूगोल भी इतना आसान नहीं है। भूगोल भी आपका प्री मेंस में एक विस्तृत सिलेबस रखता है कि नहीं रखता है, प्री प्लस मेंस। और आपको क्या है, बस आपने मानचित्रण पढ़ लिया, खुश हो जाते हैं आपने मानचित्र में लोकेशन याद कर ली, मैपिंग कर ली, वो तो करना ही है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। लेकिन जब तक आप कंसेप्चुअल जानकारी नहीं रखेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर है ना।
हाँ, भौतिक भूगोल को प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, और फिर मानचित्रण को प्राथमिकता देनी। जब तक मानचित्रण नहीं होगा, मानचित्रण बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में मानचित्र छपा होना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा ट्रेंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो बच्चे आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं, घर में पहले उनके मानचित्र छप जाता है। हर एक छात्र के घर पे, रूम पे, कमरे पे पहले मानचित्र ही होगा। अच्छा, वो मानचित्र क्यों लगाते हैं? हाँ, लोकेशन देखते भी हैं कि सिर्फ लगा ही होता है, वो देख लेते हैं लोकेशन। चाहिए कि आप जैसे जो भी आपका फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम मतलब आप चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते जो है टहल लीजिए, देख लीजिए, घूम लीजिए, मानचित्र को एक बार नज़र डाल लीजिए, देख लीजिए। विश्व में कोई भी घटनाक्रम हुआ, अपने मानचित्र को पिनअप करिए, जाके देखिए कहाँ पे घटना घटी है ना। तो इस तरीके से आपको मानचित्र क्या होगा, चलते फिरते, घूमते, उठते, जगते आपको मानचित्र आपके टिप्स में आता जाएगा, फिंगरप्रिंट में आता जाएगा। विश्व के सारे देशों में क्या चल रहा है देखना चाहिए, तो सभी को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये जो है आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु इसके साथ हम देख सकते हैं। तो ये आपका भूगोल की विषय वस्तु है, प्री प्लस मेंस। इतिहास की विषय वस्तु प्री प्लस मेंस, ठीक। अब बताइए भूगोल, और आप भूगोल को पीटी के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे? नहीं है ना संभव। इतिहास को पीटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से जो पढ़ा रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ करके पढ़ना ही मुख्य तरीका है, मुख्य माध्यम है, अन्यथा कोई माध्यम नहीं है। आप परेशान और सिर्फ परेशान हो रहे हैं, और परेशान और सिर्फ परेशान किए जा रहे हैं, अपनी तैयारी को आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो ये देखो, दो टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 से निकल आए, मेंस के, जो प्री और मेंस दोनों में है, वो पेपर 1 है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अभी पूरा पेपर कलरफुल लग जाएगा, देखिएगा। आगे चलते हैं, अगला जो आपका प्री में दिया गया टॉपिक वो है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, ठीक है, ये पूरा राज व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें भारतीय शासन और राजनीति, इसमें भारतीय राजनीति, आर्थिक संस्कृति का विवरण शामिल है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित देश की राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान का परीक्षण, भारत की आर्थिक नीति, व्यापक विशेषता, भारतीय संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली, संविधान, सार्वजनिक नीति, पंचायती राज, अधिकारों के मुद्दे, ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि पूरा भारत का संविधान है इसमें, ठीक है, पूरी भारत की राजनीति है, भारतीय शासन है, और सारी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। यही हम चलते हैं जीएस पेपर 2 में। ये पीटी में देखो आपका दिया गया, इन सबका कितना वेटेज है पीटी में, ये सब मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी छोड़ के जाना मतलब आप अपनी, मतलब आपको मिसगाइड होकर के जा रहे हैं, मैं इसलिए छोड़ने की कोई बात नहीं करूंगा। ये आपका जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में आप यहां तक देखेंगे पूरा कंप्लीट जितना भी सेक्शन है ये पूरा आपका जुड़ा हुआ है। भारत का संविधान देखिए पूरा दिया गया है, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संविधान के बुनियादी प्रावधानों के विकास, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। अब बताइए, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, आपको एक सिरे से बिल्कुल कवर करते 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 छोटा सा कोई टॉपिक आता है उसको भी जूम आउट करके देख लेते हैं। पॉलिटी में ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही मैंने हिस्ट्री में करवाया, ऐसे ही मैंने ज्योग्राफी में कराया, ऐसे ही हमने इंडियन सोसाइटी में कराया, हर सब्जेक्ट को ऐसे ही मैं लेके चला हूँ, जब से करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि उन्हें शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट का कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, वो जाके एन के इन प्रकार कहीं ना कहीं पे आप धराशायी हो ही जाएंगे। इसलिए चीज़ों को बहुत जूम आउट करके पढ़ना है, बहुत देख के पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में सारी चीज़ें दी गई हैं। संघ और राज्यों के कार्य, उनकी जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचा, संबंधित मुद्दे, चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ, वित्त का हस्तांतरण, उसमें चुनौतियाँ, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका, है ना, रिसेंट टॉपिक अभी हम यही पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थान, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, ये मैंने आपको पढ़ाया है। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र पॉलिटी में पढ़ाया गया है आपकी क्लास में। जब आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे वहां पर आपको मैं वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिसमें लोक अदालतें और विभिन्न प्रकार की जितनी भी अन्य अदालतें हैं उनके बारे में चर्चा हमारी हुई है। अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ भारतीय संविधान की योजना और तुलना, जैसे अमेरिका, तो अमेरिका का संघवाद कैसा है, भारत का संघवाद कैसा है ना, तो थोड़ा सा संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन भी आपको, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली कैसी है, भारत की संसदीय प्रणाली कैसी है, दोनों में क्या, क्योंकि वहीं से ली गई हमारी संसदीय प्रणाली। तो जो अन्य देशों के संविधान हैं, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, ये दो जो है
वह विश्व के प्राचीनतम संविधानों में से एक है। ब्रिटेन विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान है और अमेरिका विश्व का पहला लिखित संविधान है, और इन दोनों संविधानों का पूर्ण प्रभाव रहा, ज़्यादा प्रभाव रहा ब्रिटिश संविधान का, क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पे शासन था, तो उसको हमें होलिस्टिक अप्रोच में समझना होता है। ठीक है, इसके बाद संसद पढ़ा हमने, राज्य विधायिका, संरचना, कामकाज, व्यवसाय संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, संबंधित मुद्दे। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है, गठन, कामकाज, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक, संघ में, राजनीति में उनकी भूमिका, जनहित याचिका, जनहित प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य और उनके दायित्व, नीति आयोग सहित वैधानिक, नियामक, विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, उनकी विशेषता और कार्य। तो ये सब आपका किससे जुड़ जाता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका किससे जुड़ गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका जुड़ जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, अब समझिए भारतीय राज्य व्यवस्था भी आपका प्री में है प्लस मेंस में है, जीएस पेपर 2 में, ये मेंस में है आपका और प्री में है। यहाँ पे भी प्री मेंस को अलग करके बाइफरकेट करके अलग अलग पढ़ना मूर्खता साबित हो सकती है, तो इसलिए दोनों को साथ में पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए ये इकोनॉमी के टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए हमको जीएस पेपर 3 में चलना पड़ेगा, वहाँ पे भी इकोनॉमी दी गई है, बहुत डिटेल से दी गई है। ये पीटी में है, प्रीलिम्स में आपका सामाजिक और आर्थिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिन्हें विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आपका ये आपका जो है पूरा का पूरा पीटी का टॉपिक है। ठीक है, अब यहीं पर पर्यावरण को भी साथ में इन्होंने जोड़ दिया है। पर्यावरण आपका जीएस पेपर 3 में जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी और पर्यावरण दोनों एक साथ चलते हैं। किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तकनीकी के साथ जुड़ाव, आप देखिएगा यूपीएससी या यूपीपीएससी ने अपने सिलेबस बहुत डायनेमिक बनाया है। जैसे इकोनॉमी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अर्थव्यवस्था दोनों साथ साथ चलती है। जो देश तकनीकी तौर पे जितना उन्नत होगा, इकोनॉमी क्या होगी उसकी उतनी ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तकनीकी और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपने देश में औद्योगिक क्रांति में इतने पिछड़ क्यों गए, क्योंकि हम तकनीकी के साथ इतने पीछे रहे। विश्व की जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं जहां पे तकनीकी उन्नत रही वो हमसे आगे निकल गए, तो तकनीकी का बहुत प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में। अब जब आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, निश्चित तौर पे पर्यावरण की क्षति होगी कि नहीं होगी, तो पर्यावरण और डिजास्टर मैनेजमेंट इन सब टॉपिक को भी इसके साथ जोड़ दिया गया साथ में। तो देखिए सिलेबस को इसी तरीके से बनाया गया ताकि आप इंटरलिंक कर सके। और किसी भी देश की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, ये भी उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कोई देश किस तरीके, अब जैसे यूक्रेन है, आपको लगता है कि अब वहां पे कोई कंपनी जाएगी, या रसिया है वहां पे कोई कंपनी अब जाना चाहेगी, सारी कंपनियां भाग रही हैं वहां से, क्योंकि लोगों को लग रहा है कब हमला और ना हो जाए कभी। अब रसिया की कंपनियां क्यों भाग रही हैं, एक तो प्रतिबंध लगा रही हैं आर्थिक, दूसरा उन्हें एक ये डर है कि कहीं नाटो का हमला हो गया तो, या यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए तो एक तरीके से जब भी औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होंगी पूरी तरीके से, आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शन, दुनिया भर की चीजें लगेंगी। कल अमेरिका के द्वारा आयात, अपना जो है तेल का आयात जो रशिया से था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, समझ रहे हैं। तो क्या होता है, आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये पूरे सिलेबस को एक साथ रखा गया है। आपका जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और आंतरिक सुरक्षा है। जीएस पेपर 2 में क्या रखा गया है, राज्य व्यवस्था, उसी से जुड़ा हुआ सामाजिक न्याय। किसी देश की राज्य व्यवस्था वहां के सोशल जस्टिस को तय करती है, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, और इसके बाद किसी भी देश की राज्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करती है। सरकार की ही ये जो प्राथमिकताएं होती हैं कि कैसे हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलपमेंट करके चलना है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 इतिहास, इतिहास से ही समाज को जोड़ दिया गया। हमारा समाज हमारे इतिहास से प्रभावित होता है, इतिहास से ही सीखता है, और हमारा इतिहास हमारे भूगोल द्वारा निर्धारित होता है। तो इतिहास, भारतीय समाज और आपका भूगोल, इन तीनों को एक पेपर में रख दिया गया। तीनों जो पेपर 2 में इंटरलिंक कर दिया गया, पेपर 3 को इंटरलिंक कर दिया गया, और पेपर 4 इथिक्स अलग रख दिया गया। कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं है, बहुत सोच समझ के बनाए गए पाठ्यक्रम है, चाहे यूपीएससी ने बनाया हो और यूपीपीसीएस ने बनाया हो। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमी का है। चलो इकोनॉमी के लिए जीएस पेपर 3 में आप चलिए तो आपको इकोनॉमी का कंप्लीट पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ये है आपका जीएस पेपर 3। अब देखिए इसमें अर्थव्यवस्था ही आपको दिखाई देगी। अर्थव्यवस्था है भारत में आर्थिक योजना, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्यों का
गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास के मुद्दे, सरकारी बजट, वित्तीय प्रणाली के घटक, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन, विपणन, किसानों की सहायता, ई प्रौद्योगिकी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ई प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए, तो तकनीकी साथ में जुड़ जाती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, कृषि प्रौद्योगिकी मिशन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिक नीति परिवर्तन और औद्योगिक विकास, उनके प्रभाव, बुनियादी ढांचा कैसा है देश का, किसी देश का बुनियादी ढांचा ही उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे। अभी आपने देखा ना जो सरकार के द्वारा जो है बजट लाया गया, तो पीएम गति शक्ति के साथ 7 अवसंरचनात्मक ढांचों को प्राथमिकता दी गई कि हम अवसंरचना के क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके लिए पीएम गति शक्ति योजना को प्रायोरिटी दी गई। तो वही देखिए, ये आपके पूरे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, यही सारे पॉइंट हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, और निवेश मॉडल, ये पूरा आपका इकोनॉमी का सिलेबस है। अब इकोनॉमी भी आपका प्री प्लस मेंस में है कि नहीं है, अलग अलग कैसे पढ़ सकते हो बताओ। जो अलग अलग पढ़ने वाले हैं ये किस आधार पे अलग अलग पढ़ सकते हैं, दोनों को आपको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग कैसे करोगे, अलग का समझ। सोर्सेज होते हैं, कुछ बच्चे जो है सोर्सेज को लेकर के कि कोई ये सोर्स पढ़ रहा है, कोई वो सोर्स पढ़ रहा है, सोर्स आप कितने भी पढ़ो, लेकिन जब तक संपूर्णता में सोर्स नहीं बदलेंगे आपके, इसी के लिए मैंने मास्टर नोट्स बताए हैं कि आपको खुद के मास्टर नोट्स बनाने चाहिए। खुद के मास्टर नोट्स बनाने का तरीका भी आपको सिखाया। तो जब आप अपने मास्टर नोट्स बनाओगे, सोर्स किसी भी सोर्स से पढ़ो, सारे सोर्स में बात एक ही लिखी है, घुमा फिरा के सब एक जगह आके रुक जाएंगे, कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जो है विश्लेषण में या फिर शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, बाकी कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो देखिए सिलेबस में ये आपका पीटी का सिलेबस जो था ये भी आपका यहाँ से जुड़ गया। अब साथ में देखिए ये आपका पर्यावरण से जुड़ी हुई विषय, पर्यावरण परिस्थिति, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है सामान्य मुद्दे जिनमें विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपका पर्यावरण, शहरीकरण के बीच समस्याओं संबंधों में संबंध, पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के सामान्य मुद्दे। ठीक है, तो ये आपका जो है इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब इन्वायरमेंट को ही जीएस पेपर 3 में आप चले जाएंगे तो इन्वायरमेंट का एक सेपरेट टॉपिक यहाँ पे भी दिया गया है आपके मेंस में। तो अब इससे आपको कम से कम आपको समझना चाहिए। ये देखिए ये दिया गया आपका, ये इन्वायरमेंट आपका पूरा का पूरा दिया गया है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों टॉपिक हैं आपका, पर्यावरण प्लस आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, दो टॉपिक यहाँ पे आपके दिए गए हैं। यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, एक गैर पारंपरिक सुरक्षा, सुरक्षा चुनौती में आपदा, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन आपका दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे पर्यावरण है। तो अब बताइए इसको भी आप अलग नहीं कर सकते, ये भी प्री में है प्लस मेंस में है। बताइए ये भी प्री और मेंस दोनों में नहीं है, ये भी आपका प्री मेंस दोनों में है। आपका यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये भी प्री और मेंस दोनों में है। ठीक है, ऊपर भी आपने इन्वायरमेंट देखा। आप देखिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है एक तरीके से यहाँ पे देखिए जनसंख्या लिखा हुआ है, जनसंख्या से जुड़े हुए टॉपिक भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ये लिखा है जनसंख्या, तो सेंसस का डेटा भी हर साल आता है, हर 10 साल में देश में जनगणना होती है। अभी 2011 की जनगणना, अभी 2021 की जनगणना आ जाएगी। 2001 की पहले जनगणना थी, तो कम से कम 11 और 21 आपको रिसेंट आपको पता होनी चाहिए। अभी जैसे ही आंकड़े चालू हो जाएंगे आने, अभी थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन आपके आंकड़े आने चालू हो जाएंगे। तो सेंसस भी आपका एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका मेन जो है पिलर है। एक पिलर आपका जो है वो है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान में आपके 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं। एक है आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, दूसरा टॉपिक है आपका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और तीसरा टॉपिक है आपका रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तीनों से क्वेश्चन आते हैं, छूटता कुछ भी नहीं है।
इसे भी लेते हैं, इसे भी लेते हैं, इसे भी लेते हैं, लेकिन वेटेज ज़्यादा रहता है आपका जीव विज्ञान का, बायो का, इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। अब ये टॉपिक जो है आपका मेंस से भी जुड़ जाता है। मेंस में इसी को अनुप्रयोगिक विज्ञान के तौर पे लिया गया है और यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिलेगी। यहाँ से आप देखिए, ये पूरा का पूरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक के टॉपिक हैं यहाँ पे आपके। साइंस एंड टेक में आपके क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास, दैनिक जीवन में राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नीति में अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे आंसर राइटिंग में, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्या है ना, देशज प्रौद्योगिकी क्या है। तो ये सब देखो टॉपिक हैं आपके, इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आने हैं। नई प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, दोहरे और महत्वपूर्ण उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां, तो ये सब आपका सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा संसाधन, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। अभी मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे भी आपकी आंसर राइटिंग, ये सारे टॉपिक पे आंसर राइटिंग भी हम प्रॉपर करेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार और डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो जनरल साइंस वहां पर है, यहाँ पे साइंस एंड टेक है, पर पढ़ना आपको दोनों को मिला के ही है। जब तक आपका जीव विज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सेल नहीं पता, आप बायोटेक्नोलॉजी क्या पढ़ेंगे। आपको ऊतक टिश्यू के बारे में नहीं पता, आपको रोगों के बारे में नहीं पढ़ा, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या पढ़ेंगे। समझ रहे हैं। तो जब तक आपको इनको आपस में आप दोनों को जोड़ेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आप अनजस्टिस कर बैठेंगे पूरी तरीके से। तो ये भी आपका पूरी तरीके से पेपर जो है जुड़ जाता है, यानी प्री मेंस दोनों लेकर के हमें चलना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये आपका पूरा का पूरे जितने भी टॉपिक हैं पीटी के जुड़े हुए टॉपिक हैं। इसके अलावा मिसलिनियस जीके टाइप में कुछ चीज़ें आपको, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आपके भी पूरे सिलेबस में आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। 8वां टॉपिक यदि मैं जोड़ूं तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आपका है। उत्तर प्रदेश के राज्य विशेष में सारे टॉपिक आपके जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और उत्तर प्रदेश का पर्यावरण और जलवायु और इस तरीके की चीज़ें जितने भी हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है। और पूरे मेंस में आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। देखिए आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पेपर 1 में ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, ये आपका यूपी है। यहाँ पे आपका ये यूपी दिख रहा है आपको। पेपर 1 में यूपी है, पेपर 2 में भी यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में दिखेगा ये है उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान। पूरे पेपर में यूपी ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। आपको इसीलिए मैं यूपी की भी आंसर राइटिंग लगातार करवा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, जो भी लोक सेवा आयोग हैं, सब में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको पढ़ना। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विशिष्ट ज्ञान, यहाँ भी पेपर 3 में यूपी है आपका। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूपी है आपका। ये इसके अलावा आपके ये जो इथिक्स का पेपर है, जीएस पेपर 4 है। ठीक है। तो आपका यूपी भी हर जगह आपका जुड़ा हुआ, हर एक पेपर में यूपी है। उत्तर प्रदेश का समाज, उत्तर प्रदेश का इतिहास, हर जगह पे उत्तर प्रदेश भी आपसे पूछा ही जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश भी आपको साथ में लेकर के चलना है। जब तक आप उत्तर प्रदेश नहीं लेके चलेंगे कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई किसी तरीके से आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब समझिए, ये आपका पीटी का सिलेबस है और पीटी के सिलेबस का ये आपका मेंस का सिलेबस है। जितना रेड हो चुका है आप देखिए, लगभग मेंस और पीटी आपस में जुड़ चुके हैं। अब कुछ टॉपिक हैं जो आपके अलग हैं, वो अभी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले एक बार वेटेज देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। यहाँ पे ये वेटेज है पूरा का पूरा, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप जब तक नहीं समझेंगे, देखिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज में सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का होता है। अब आप इसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूछा तो सब कुछ जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा। करंट अफेयर्स आपके लगभग 39 क्वेश्चन आए थे 2020 में, और 2021 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में 30 क्वेश्चन आए थे आपके। 2021 का है आपका, तो 30 क्वेश्चन आपके आए थे 2000, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर्स पे हमें एक अच्छा काम करना पड़ेगा, यानी हाल फिलहाल के घटनाक्रम को एक अच्छी तरीके से समझ के चलना पड़ेगा। तो एक वेटेज तो आपका ये रहा। दूसरा वेटेज आपका है आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट। ये वेटेज आप देखिए कैसा वेटेज है ये पूरा का पूरा आपका आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, जिसमें 2020 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इतिहास वाले टॉपिक से। आपका इतिहास का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। 26 क्वेश्चन, 2019 में 23 क्वेश्चन, 2018 में 23 क्वेश्चन, 2017 में 26 क्वेश्चन। मतलब एक मेंटेन करके रखा हुआ है इतिहास का टॉपिक। इतिहास एक बड़ा टॉपिक है। एक पिलर आपका करंट अफेयर्स है पीटी में, दूसरा पिलर आपका इतिहास का पिलर है, ठीक है। तीसरा, और यहाँ पे 2021 में आप देखिए 20 क्वेश्चन के आसपास जो है यहाँ से आए थे। तो एक तरीके से 20+ क्वेश्चन जो है मेंटेन करके चल रहा है इतिहास आपका। इतिहास एक बड़ा टॉपिक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये भी अपने आप में सेपरेट टॉपिक है। 14 क्वेश्चन 2017 में, 2018 में 19 क्वेश्चन, 2019 में 22 क्वेश्चन और 2020 में 8 क्वेश्चन। यहाँ पे इन्वायरमेंट के ये 9 क्वेश्चन, मतलब कि स्तर ये था। क्वेश्चन प्लस माइनस हो रहे हैं। पॉलिटी एक मेजर टॉपिक है यहाँ पे। इन्वायरमेंट मेजर नहीं है, मैं मेजर में लेके नहीं चल रहा हूँ, लेकिन हाँ इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी के साथ जोड़ देंगे तो फिर मेजर हो जाएगा। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों को जोड़ लें तो 27 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में आपके 20 क्वेश्चन 2017, 17 क्वेश्चन 2018 में, 2019 में 18 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन आपके जो आए हैं ये यूपी पीसीएस में है। मेजर टॉपिक है। और इसमें जो है आपके जो 14 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन थोड़ा कम हुए लेकिन इस बार फिर से आने की ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का पूरा ग्राफ है। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी देखिए एक बड़ा सेक्शन है, एक पिलर के तौर पे ज्योग्राफी भी है अपने आप में। तो ये 4 पिलर हो गए, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी। ये मेजर पिलर है पीटी के। 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 2020 में 24 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आए थे आपके 2021 में। इसके बाद देखिए यूपी जीके, मतलब 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे बिहार में क्या है कि बहुत ज़्यादा एक रोल है, एमपी में बहुत ज़्यादा रोल है, छत्तीसगढ़ में 50% छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा। यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में इंडिया के जीके को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जीएस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। स्टेट स्पेशल से आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसीलिए यूपी में फाइट बहुत फास्ट, क्योंकि यदि यहीं पे यूपी स्पेशल को कर दें 50 क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी अदर स्टेट के बच्चों की। लेकिन यहाँ पे यूपी स्पेशल कम पूछा जाता है और इस कारण से अदर स्टेट के बच्चे भी फाइट कर जाते हैं। हरियाणा के बच्चे टॉपर्स निकलते हैं, तमिलनाडु तक से बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है यूपी पीसीएस में। सोचिए कितने बड़ा मतलब कि एक ये है। एमपी के बच्चे निकलते हैं, बिहार से निकलते हैं, यूपी वाले बेचारे बैठे रह जाते हैं क्योंकि वो यूपी पढ़ना है, लेकिन यूपी को इतना नहीं पढ़ना है कि यूपी के मैं हो जाना है। ज़्यादा फोकस आपका जीएस में होना चाहिए, क्योंकि जीएस ही यहाँ पे मेन आपका जो है सेक्शन है। जनरल साइंस भी देखिए एक बड़े पिलर के तौर पे रहता है। 25 क्वेश्चन आए थे 2017 में। इसके बाद थोड़ा संख्या इसकी कम ज़्यादा होती रहती है। जनरल साइंस की 13 क्वेश्चन 2018, 2019 में 22 क्वेश्चन, फिर 2020 में आपके, और यहाँ पे जनरल साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन आए थे 2021 में। अब 2022 में देखेंगे क्या स्तर है। तो एक पिलर के तौर पे देखें तो 5वां पिलर आपका साइंस भी है इसका, साइंस भी बड़ा पिलर है। इकोनॉमी करंट अफेयर से जुड़ जाता है। 2017 में 14, 18 में 10, 19 में 13, 6 आपके पूछे गए थे 20 में और 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2021 में, ठीक है। और इसके बाद आपके मिसलिनियस क्वेश्चन जो है, कुछ मिसलिनियस भी आपके मल्टीपल टॉपिक से जुड़े होते हैं, तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके मिसलिनियस आपके पूछते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में सब करंट अफेयर से जुड़ जाती हैं चीज़ें। तो ओवरऑल देखो मेन क्या है, पीटी को पास करने के लिए करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वाला टॉपिक आपका है, पॉलिटी वाला टॉपिक है, ज्योग्राफी वाला टॉपिक है और साइंस वाला टॉपिक है। इतने पे तो आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी यदि पीटी क्वालिफाई करना है तो। पीटी और मेंस में अंतर ये हो जाता है कि मेंस में तो आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे लिखना है। पीटी में फिर आपको एरिया देखते हैं कि किस एरिया पे काम ज़्यादा करूँ ताकि मैं जीतूँ कैसे। राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती हैं, राजनीतिक पार्टियों को पता है कि भैया पहले वो क्षेत्र को डिवाइड कर देती हैं पूरी, और क्षेत्र को डिवाइड करने के बाद उस क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनका वोट बैंक पक्का है, मतलब यहाँ से वो निकाल पाएंगे अपनी कमज़ोर नब्ज को, थोड़ा सा वो ज़्यादा वहाँ पे भी काम करते हैं पर उतना नहीं करते वो, समझ लें। वैसे ही आपको भी देखना पड़ेगा कि जब आप पीटी दे रहे हैं तो आप उस एरिया को देखिए जिस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, उनको फोकस करिए। इसको पीटी ओरिएंटेड स्टडी कहते हैं।
पीटी ओरिएंटेड स्टडी का मतलब सिलेबस के साथ छेड़छाड़ मत करिए कि आप पीटी अलग तैयार कर रहे हैं, मेंस अलग तैयार कर रहे हैं, बल्कि जब पीटी ओरिएंटेड होइए तो पीटी ओरिएंटेशन में आपको क्षेत्र पकड़ने की, ये क्षेत्र पे ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा नंबर हमें मिल सकते हैं। तो पीटी को पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जब आप लास्ट के 1 महीने 2 महीने में पर्टिकुलर फोकस किस पे ज़्यादा तेज कर देंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो करंट अफेयर्स एक मेजर टॉपिक है, हिस्ट्री मेजर टॉपिक है, पॉलिटी मेजर टॉपिक है, ज्योग्राफी मेजर टॉपिक है और जनरल साइंस मेजर टॉपिक। ये 5 पिलर क्वालिफाई करने के लिए पीटी, क्योंकि 100 से ज़्यादा मार्क्स इन्हीं के बनते हैं। आप निकाल लेंगे तो 100 से ज़्यादा मार्क्स आपके इन्हीं 5 पिलर के बन जाएंगे। यूपी स्पेशल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन तब भी यूपी पढ़ना है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए यूपी पढ़ना है ना। आएगा तो यूपी, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा, आएगा तो यूपी बिल्कुल आएगा, पर उतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि अन्य लोक सेवा आयोगों में है। झारखंड में कितना यूपी पूछते हैं, बिहार में पूछते हैं, मध्य प्रदेश में पूछते हैं, उनका स्टेट बहुत पूछते हैं। हमारे यहाँ स्टेट को इतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जब आप पर्टिकुलर एग्जाम के करीब आएंगे तो आपको फोकस डाइवर्जेंस अपने करने पड़ते हैं। तो ये आपका देखिए पूरा पीटी का लेकर के पूरा का पूरा आपका सिलेबस था। ये पीटी को लेकर के आपका पूरा कि 150 मार्क्स में कहाँ से किससे क्वेश्चन आते हैं, 5 पिलर मैंने आपको बता दिए। बट सिलेबस आपको पूरा ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। इसके लिए देखो आंसर राइटिंग में और साथ में आंसर राइटिंग सबसे मजबूत कड़ी हमारी रहेगी। आंसर राइटिंग को छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमें आंसर राइटिंग को ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका देखिए पूरा प्रीलिम्स का जितना भी सिलेबस था, इसका ये हमारा एक जो है कह सकते हैं पोस्टमार्टम है। सारे टॉपिक हमने यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे करंट है। अब देखो यही है, करंट आपका सिलेबस में दिया गया है, क्वेश्चन भी खूब पूछे जा रहे हैं। इतिहास आपका सिलेबस में दिया गया है, क्वेश्चन भी खूब पूछे जा रहे हैं। भूगोल आपका सिलेबस में दिया गया है, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। राज व्यवस्था आपका सिलेबस में दिया गया है। 4 पिलर ये हैं और 1 पिलर आपका सामान्य विज्ञान है, बड़ा पिलर। बाकी इकोनॉमी पर्यावरण से भी क्वेश्चन है आपके पिलर के तौर पे, इनको भी यदि आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी है। तो ये देखिए हमारा जो है पीटी का है। अब मेंस में जो अलग टॉपिक आपके जुड़ जाते हैं, देखिए जीएस पेपर 1 में इतिहास आपका प्री में भी था, मेंस में भी था। यहाँ पे एक नया टॉपिक आपका जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। ये आपका टॉपिक आपका अलग से जुड़ जाता है, भारतीय समाज, ठीक है। भारतीय समाज ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। इसलिए जो बच्चे पीटी क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं और मेंस में जाने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये टॉपिक आपके पीटी में नहीं है, लेकिन मेंस में आपका सिलेबस अब बड़ा हो जाएगा। एक तो एडिशनल टॉपिक आपका 4 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आते हैं। भारतीय समाज पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, इसको भी, ठीक है। यहाँ पे भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, समाज, महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या, गरीबी, मुद्दे, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण समस्या, उनके उपचार। इसके बाद ये थोड़ा सा इकोनॉमी से भी जुड़ जाता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक संरचना, उनके प्रभाव, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। अभी जैसे मैंने अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में एक टॉपिक दिया था आपका हिजाब एवं धर्मनिरपेक्षता, तो पॉलिटी से भी जुड़ रहा है लेकिन भारतीय समाज से भी जुड़ रहा है, क्योंकि हिजाब एक पहनावा है, एक कल्चर का हिस्सा है, एक संस्कृति का हिस्सा है। अब संस्कृति का हिस्सा है और साथ साथ धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हिजाब सभी धर्मों के लोग नहीं पहनते, एक धर्म विशेष समुदाय में ही उसका प्रचलन है। लेकिन कितना वो प्रचलन गलत है या सही है, इसको किस पैरामीटर पे आप नापेंगे, है ना। ये चीज जो है एक अलग मुद्दा है और यही विषय को लेकर के हमने उसमें दिया था आपसे। तो ये देखिए आपका जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज जुड़ जाएगा, जो केवल आपका मेंस में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ नए टॉपिक जुड़ेंगे आपके। पहला टॉपिक आपका जुड़ जाएगा गवर्नेंस का टॉपिक। गवर्नेंस मतलब हाल फिलहाल में भारतीय प्रशासन को डाइवर्सिफाइड करने के लिए, समावेशी बनाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे देश में सरकार के द्वारा किस तरीके की नीतियां बनाई जा रही हैं, हमारे देश में किस तरीके से जो राजनीतिक ढांचा है उसको एम्पावर्ड करने के लिए किस तरीके की पॉलिसी मेकिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी जुड़ जाती हैं आपकी शासन व्यवस्था से। शासन व्यवस्था प्लस साथ में आपका जुड़ जाता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ये 2 टॉपिक आपके केवल मेंस में है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका जितने भी हैं, ये जितना भी टॉपिक है आपका,
ये, और यहाँ पे बाकी ऊपर के टॉपिक गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लिखा है विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ, ये हाल फिलहाल का गवर्नेंस। हस्तक्षेप और डिजाइन, कार्यान्वयन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से उत्पन्न मुद्दे, यानी कि किस तरीके से राज्य व्यवस्था में तकनीकी का प्रयोग, ई गवर्नेंस, ई प्रशासन, सूचना का अधिकार, ये सारे मुद्दे इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। फिर विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, विभिन्न समूह, संघ, दाताओं, दान संस्थाओं, हितधारकों की भूमिका, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा बेहतरी के लिए गठित इन योजनाओं, तंत्रों, कानूनों, संस्थानों और निकायों का प्रदर्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। इसके अलावा गरीबी, भूख से संबंधित मुद्दे, राजनीतिक, ये आपका सामाजिक न्याय आ जाता है, पूरा सोशल जस्टिस, कैसे हम समाज के हर तबके तक सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को डिस्ट्रीब्यूट करें, पहुंचाएं, तो ये सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मुद्दे आपके यहाँ पे निकल जाते हैं। शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, दक्षता, ये आपका फिर गवर्नेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उभरती प्रवृत्तियां, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये भी आपका इथिक्स से भी जुड़ जाता है टॉपिक और गवर्नेंस से भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके मेन्स में है। इसके अलावा आगे का जितना भी टॉपिक है ये पूरा, ये भी मेन्स में है, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये मेंस का टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मैं आपको इस समय यही पढ़ा रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत और उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध जितने भी हैं, भारत का पड़ोसी देश और भारत का विस्तारित पड़ोस, दोनों को लेकर के यहाँ पे चलना होता है। द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय संबंध, वैश्विक समूह और भारत से जुड़े हुए समझौते या भारत के हित को प्रभावित करने वाले। इसके बाद भारत के हितों को विकसित और विकासशील देशों की नीतियां, राजनीति का प्रभाव, भारत में प्रवासी, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, संरचना, जनादेश, कार्यप्रणाली, राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, करंट अफेयर्स, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है, जो कि हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी आपको अतिरिक्त बोझा मिलेगा, जैसे ही आप पीटी क्वालिफाई करेंगे ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको सब, पहला ही रूल जो हमने बनाया है कि हम प्री तब देने जाएंगे जब हम मेंस कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो मेंस में और क्या जुड़ेगा आपका, जीएस पेपर 3 में भी कई सारे टॉपिक आपके जुड़ जाएंगे। जीएस पेपर 3 में काफ़ी टॉपिक प्री और मेंस दोनों के आपस में जुड़ते हैं, लेकिन एक दो टॉपिक आपके यहाँ पे भी निकल के आएंगे। जैसे कि एक टॉपिक आपका निकल के रहा है सबसे लास्ट में, ये आपका निकल के आ रहा है, ये जितना भी टॉपिक है यहाँ पे, ये आपका टॉपिक है आंतरिक, इसको बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक आपका जुड़ जाएगा। बाकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस से हमने जोड़ के देख ली थी उसको, वो भी टॉपिक यहाँ पे जुड़ता है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ है ना, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, संगठित अपराध, भारत में सुरक्षा बल, उच्च रक्षा संगठनों की भूमिका, प्रकार, जनादेश, उत्तर, अब ये बाकी यूपी का है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, परमाणु प्रसार के मुद्दे, उग्रवाद के कारण, प्रसार, संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, ये सारे टॉपिक आपके इसके साथ जुड़ जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। तो ये टॉपिक भी आपको अतिरिक्त जुड़ता हुआ मिलेगा मेंस में। इसके अलावा ये पूरा का पूरा 200 मार्क्स का एक पेपर पूरा का पूरा आपका यूपी पीसीएस में जुड़ा हुआ है। ये 2018 में जोड़ा गया है और ये आपका इथिक्स का पेपर है, नीति शास्त्र का पेपर है। सोचिए, मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल से पूरा पेपर पढ़ाया है। पूरा का पूरा 200 नंबर का पेपर यदि आपने अच्छे से कर लिया तो हर एक टॉपिक को लेकर पढ़ाया। जितने टॉपिक मैंने टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया और लास्ट में मैंने आपको केस स्टडी भी करवाई, ठीक है। और बस हाल फिलहाल के घटनाक्रम से जोड़ते जाएंगे तो आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें नैतिकता, मानव क्रियाओं में नैतिकता, सार, निर्धारक, परिणाम, नैतिकता के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, मानव मूल्य, महान नेता, सुधारकों, प्रशासनों के जीवन, शिक्षाओं, सबक, मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। मैंने अलग अलग एक एक टॉपिक में लिखवाया है कि परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है, फिर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, है ना, नैतिक राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, सिविल सेवा के लिए योग्यता, मूलभूत मूल्य क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, भावात्मक बुद्धिमत्ता क्या होनी चाहिए आपकी, भारत और दुनिया के नैतिक विचारक दार्शनिकों का योगदान भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा के मूल्य क्या होने चाहिए, सरकारी और निजी संस्थानों की स्थिति, उनकी समस्याएं, नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन, जवाबदेही, नैतिक शासन के स्रोत के
रूप में कानून, नियम, विनिमय, विवेक, शासन में नैतिक मूल्यों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्त पोषण, कारपोरेट प्रशासन के नैतिक मुद्दे, शासन में ईमानदारी, सार्वजनिक सेवाओं की अवधारणा, शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार, सूचना साझा करना, सरकार की पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा में वितरण, गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार, चुनौतियां, और ये सारे मुद्दों पर केस स्टडी भी आपकी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा आपका सिलेबस है और साथ में उत्तर प्रदेश इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये पूरा सिलेबस है, यानी आप एक चीज पाए होंगे कि प्री और मेंस का सिलेबस सेम तो है, लेकिन मेंस जैसे ही पीटी क्वालिफाई होता है, मेंस का सिलेबस बड़ा हो जाता है। इसलिए पीटी को क्वालिफाई करने, पीटी देने जाने से पहले हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम मेंस की पूरी तैयारी कर लेंगे। देखो, वैकल्पिक विषय भी आपका कोई ना कोई होगा, वैकल्पिक विषय का भी पूरा सिलेबस आपको स्वयं ही देखना चाहिए। यहाँ पे वैकल्पिक विषय की मैं आपको एक लिस्ट दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें इतने वैकल्पिक विषय हैं, उनमें से कोई एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना है। ये है आपके यूपीपीएससी सिलेबस के वैकल्पिक विषय। ठीक है, एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं, वेटनरी साइंस ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री है, डिफेंस स्टडीज़ है। ये रक्षा अध्ययन खत्म हो चुका है, पहले था आपका रक्षा अध्ययन, अब ये रक्षा अध्ययन खत्म कर दिया इन्होंने, शायद पुराना है। इसमें मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, PSIR, ये भी बहुत फेमस है, काफ़ी बच्चे लेते हैं क्योंकि ये आपके GS से जुड़ जाता है। ज्योग्राफी GS से जुड़ जाता है, हिस्ट्री GS से जुड़ जाता है। हिस्ट्री तो देखो इतना बड़ा GS में ही है कि आप ऑप्शनल ले लेंगे तो आपको दोहरा लाभ हो जाएगा, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहानी है कि आपका GS भी हो जाएगा और आपका ये भी हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शनल में थोड़ा अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है। ऑप्शनल में फिर आपको थोड़ा इग्नू नोट्स और इन चीज़ों से भी मदद करनी पड़ेगी। सोशल वर्क पहले हुआ करता था, अब नहीं रहा। ये डिफेंस और सोशल वर्क दोनों हटा दिए गए हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉ भी है आपका, उर्दू लिटरेचर, ठीक है, अरबिक है, हिंदी है, हिंदी भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, पर्सियन है, संस्कृत है, जियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है जो साइंस बैकग्राउंड के बीटेक विटेक वाले बच्चे हैं, मेडिकल साइंस है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बॉटनी है, इंग्लिश है, इसके अलावा जूलॉजी है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है और अकाउंटेंसी का है, इकोनॉमिक्स ये भी पसंद करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे बहुत पसंद करते हैं, सोशोलॉजी बहुत पसंद करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एनिमल हस्बेंड्री है। इतने सारे ऑप्शनल में आपके जो है टॉपिक है। पहले सोशल वर्क और डिफेंस चूंकि छोटे ऑप्शनल हुआ करते थे, सब लेते थे। 2018 में आयोग ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो ये आपके जो है वैकल्पिक विषय हैं, इनमें से एक वैकल्पिक विषय आपको कोई ना कोई लेना पड़ता है और उसी के हिसाब से आप ले सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या मैं केमिस्ट्री ले लूं? आप ले लो, यदि आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैकल्पिक विषय में तो ले सकते हैं। कुछ बॉटनी की बात करते हैं, अब आप ले लो, आप बॉटनी ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो, लेकिन पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो। मेरा एक वीडियो है ना वैकल्पिक विषय पर कि वैकल्पिक विषय को कैसे आपको चुनना चाहिए, उसको लेकर मैंने खूब अच्छे से चर्चा कर रखी है। उसको एक बार देखो, उसको समझो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के लाओ और उन प्रश्न पत्रों के आधार पे ही डिसीजन लो कि आप क्या लेने वाले हो। बहुत बच्चे बॉटनी वाले हैं, बॉटनी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं केमिस्ट्री भी लेते हैं, मैथ तक लेने वाले बच्चे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ भी लेते हैं। बाकी जो जीएस के जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, यदि आपको लगता है कि डबल मेहनत नहीं करनी है जीएस में, देखो ऑप्शनल वही सही है जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, चाहे वो संस्कृत ही क्यों ना हो। कमांड अच्छी होगी तो ही आपको नंबर मिलेंगे, आप ले लेंगे तो अपने आप कमांड अच्छी नहीं हो जाएगी। इसलिए वैकल्पिक विषय चुनने से पहले अपने कमांड को प्रयास करिए कि कमांड आपकी अच्छी हो। तो ये जो है देखो पूरा जितना सिलेबस है उसका डिकोड था कि कैसे क्या क्या सिलेबस है और पीटी में किसका क्या क्या जो है प्रभाव क्षेत्र है। बाकी जो आपका जीएस का टॉपिक है, जीएस में सारे टॉपिक जितने भी दिए गए हैं मेंस में, उन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। इथिक्स से क्वेश्चन पूछता है, सबसे पूछता है। ठीक, तो ये जो है आपका पाठ्यक्रम है यूपीपीसीएस के बच्चों का। अब देखो पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए 2-3 माध्यम हो सकते हैं। एक माध्यम आपका है कि भाई आप सेल्फ स्टडी करिए, और मैं एक चीज बताऊं, आप कोचिंग से जुड़कर तैयारी करते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी तो मस्ट है।
एग्जाम आपको देने जाना है। इस युद्ध के अर्जुन आप हैं। यदि अर्जुन आप हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग आपको समझाएगा, आपको बताएगा, आपके सिलेबस को तैयार करवा देगा। कोचिंग से जुड़ने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती हैं। बस ये चीज़ समझिए, कोचिंग का महत्व होता है। और हर कोचिंग, कोई भी कोचिंग खराब नहीं होती। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कोई भी टीचर खराब नहीं होता। हर टीचर अपना प्रयास करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरे जोर लगा देता है। लेकिन आप कैसे हैं, ये बहुत प्रभावशाली रहता है। आप कितनी बातों को मानते हैं। अब युद्ध में आपको द्रोणाचार्य के तो सारे शिष्य थे ना, लेकिन उसमें से अर्जुन ही क्यों बेहतर निकला? क्योंकि उसने चीजों को माना, उसने समझा। जो चयनित हो रहे हैं वो चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो कोचिंग में बुराई नहीं है कोई भी, कोचिंग तभी लाभप्रद होगी। कोचिंग का सबसे बड़ा रूल क्या होना चाहिए आपका, जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आज मैंने कोई चीज पढ़ाई, आज जो आपने अपने टास्क तैयार किए उन्हें आज ही कंप्लीट करो, कल में मत छोड़ो, तो आपको प्रभावशाली हो जाएगा। आप क्या करते हो, आज आपने पढ़ लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट भी साथ में खोले। मैं आपको कहता हूं कि जो क्लास कर रहे हो ना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। आज आपने इकोनॉमी की क्लास की, इकोनॉमी की जाके बुक पढ़ो घर पे, बस खत्म बात। नहीं आता पूछो मुझसे अगले दिन। आज आपने जो है पॉलिटी की क्लास की, पॉलिटी को जाके पढ़ो आप, ठीक है। आज आपने ज्योग्राफी की क्लास की, ज्योग्राफी को घर पे पढ़ो और उसको पूछो। फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास कर रहे हैं तो उसी को पढ़ो जाके। ये नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी चल रहा है, आप दूसरा सब्जेक्ट खोल के घर पे बैठे हो, ये गलत हो जाएगा। फिर ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। कोचिंग का सर्वोत्तम लाभ लेना है तो कोचिंग के साथ चलो। जो चीज आपकी क्लासरूम में चल रही है वही चीज आपकी घर पे भी आपको सेल्फ स्टडी में भी करना है। तो सेल्फ स्टडी के लिए जो कंप्लीट बुक लिस्ट है, आप लोगों को कंप्लीट बुक लिस्ट है, ये कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। कहां पे उपलब्ध करा दी है? इसका वीडियो, एक बकायदा वीडियो हमारे जितने बैचेज हैं सभी बैचेज में बच्चों को उपलब्ध करा दिया है। तो जो बच्चे केवल सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सके सेलेक्ट भी हो सकते हैं, बस आपको प्रयास उतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी एक माध्यम हो सकता है। क्या क्या किताबें होनी चाहिए वो सारी चीजें। लेकिन जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं कोचिंग, मैं हर जगह को सही मानता हूं, हर जगह पवित्र होती है, कोई भी जगह खराब नहीं होती है। हर टीचर अच्छा होता है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। बस मुद्दा यह कि आपको टीचर समझ में आना चाहिए। जब तक शिक्षक आपको समझ में नहीं आएगा आपका भला नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षक पहले आपके समझ में आए, आपको शिक्षक की बातें समझ में आए। शिक्षक चाहे जितना भी योग्य हो, बहुत सारे टीचर हैं आपको जो बड़े से बड़े प्रोफेसर्स हैं, नहीं समझ में आएगा, कोई फायदा नहीं है आपके लिए, सब बेकार है। जो आपके दिमाग में बैठ जाए, जो आपकी क्षमताओं को समझ के आपको पढ़ाए, वो आपके लिए बेहतर टीचर होता है। और ये चीज जज करने की पावर आपके पास है। ये जज आप ही करोगे कि आपको किससे कैसे समझ में आता है, तब जाके आप चयनित करते हो कि मुझे कहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो आपको संस्थान यदि ज्वाइन करने हैं तो संस्थान भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पाठ्यक्रम बड़ा है, लंबे टाइम तक मोटिवेशन नहीं रह पाता है और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई आ जाए और मुझे कंप्लीट करा दे तो बेहतर हो जाएगा। तो संस्थान भी आपको जुड़ करके आपको कंप्लीट करवा सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे, देखो यहां पे दो चीजें हैं, जो बच्चे कहीं भी किसी भी संस्थान से पढ़ रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी की बुक लेनी ही लेनी है। जो हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी पहली प्राथमिकता कि आपको बुक्स नहीं छोड़नी है। बुक्स से बड़ा कोई भी शिक्षक नहीं है। किताब जरूर पढ़नी है हर चीज में। किताब पढ़ने से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है आपको टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आता है, ये सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है, ये कोई चीज छोड़ के तो नहीं चल रहा है। और दूसरा, यदि वो कुछ छोड़ के भी चला तो आपको समग्रता आ जाती है, आपको संपूर्णता आ जाती है। दूसरा, आप एक भाषा शैली सीखते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, तो आप एक भाषा शैली भी किससे सीखते हैं? इसी की पुस्तक के माध्यम से ही सीखते हैं। इसलिए आपको क्या चाहिए? आपको बुक लेनी चाहिए। बाकी देखो, जो बच्चे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, देखिए मैं आपको अपनी संस्था बताता हूँ हमने कोर्स को कैसे डिजाइन किया। जब यूपी पीसीएस की तैयारी करवाने को लेकर मैंने निर्णय लिया था तो मेरा पहला प्रयास यही था कि मैं समग्रता को प्राथमिकता दूंगा, संपूर्णता को प्राथमिकता दूंगा। पहले बच्चों को यही गाइड, आज भी अभी मैंने आपको यही रूल बताया कि पहले सिलेबस कंप्लीट करिए फिर एग्जाम देने की सोचिए, जल्दबाजी मत करिए। बहुत बच्चों को मैंने जल्दबाजी करते हुए देखा है और उनकी उम्र निकल गई है। ऐसे बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की, आप अपने आसपास एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं उनमें से एक। बहुत बच्चे आते हैं, आके बोलते हैं सर मैंने यहाँ कोचिंग ली, वहाँ कोचिंग ली, और अंत में जाके निराश हो जाते हैं। ऐसे किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करिए। उसके लिए जरूरी क्या है?
उसके लिए जरूरी है कि पहले एग्जाम के स्तर को समझिए कि एग्जाम का स्तर क्या है, तभी तो तैयारी हो पाएगी। केवल किताब खरीद के पहले दिन से पढ़ना चालू कर देना यह भी मूर्खता है। तो पहले एग्जाम का स्तर समझिए। एग्जाम का स्तर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझ में आता है ना। डेली शाम को मैं 5 बजे अब यही काम कर रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा रहा हूं। बाकी ऑनलाइन बैच में हमने हर एक बच्चे को पिछले साल के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करके दिखाया है, पूरे पहले सिलेबस को समझाया है ना। तो जैसे आज सिलेबस आपको समझाया गया, इसी तरीके से बैचेस में आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसके बाद फिर आपकी स्टडी चालू होती है, ताकि आपको पता चले कि जिस स्तर पे जाकर आपको एग्जाम क्रैक करना है क्या उसी स्तर की तैयारी आप कर रहे हैं। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो जो आपके संस्थान के द्वारा कोर्स आपका पूरा डिजाइन किया गया है, उस कोर्स में देखो हमने कैसे बनाया है। मैंने कोर्स को पहले तो, चूंकि देखिए मेन उद्देश्य है कि सब लोग तैयारी कर पाएं, ऐसा ना हो जाए कि किसी के पास अभाव है, कुछ भी है, तो पहले न्यूनतम शुल्क रखी गई है। सिर्फ आप लोगों से सर्वर चार्ज लिया जाता है और जो शिक्षक हैं उनकी जो यहाँ पे संस्थान में उनकी जरूरतें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिया जाता। सिर्फ कितनी फीस है आपकी? 10-15 हज़ार की फीस में पूरा पाठ्यक्रम, जो लाखों रुपए की फीस होती है उसको 10-15 हज़ार की फीस में आके आज हमने सिकोड़ दिया। उसके पीछे का कारण क्या रहा? सिर्फ आपसे एक मार्जिन की भाई इतना ही आपको चार्ज करना है। तो पहले हमने एक कोर्स मैंने बनवाया प्री कम मेंस। प्री कम मेंस मतलब वो सब्जेक्ट जो प्री मेंस और दोनों में कॉमन है। आपने देखे अभी मैंने वही सब्जेक्ट आपको दिखाया कि प्री और मेंस के ये कॉमन है। एक कोर्स ये है, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं है। इसके लिए दूसरा कोर्स है आपका मेंस ओनली का। मेंस ओनली का, मेंस ओनली का मतलब है कि जिसमें केवल मेंस के सब्जेक्ट हैं। प्री कम मेंस में जो सब्जेक्ट हमने बनाए वो कैसे सब्जेक्ट बनाए आपके? प्री कम मेंस के सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री है, इसमें पूरा कंप्लीट होगा। प्री और मेंस जो उतना भी पूछा जाता है, पॉलिटी आपका कंप्लीट होगा, यहाँ पे ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होगा, इकोनॉमी आपका कंप्लीट होगा, साइंस आपका कंप्लीट होगा, सेंसस आपका कंप्लीट होगा, यूपी स्पेशल यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका। ये प्री कम मेंस है आपका, ठीक है। और साथ ही इसके साथ ही एक सी सेट का भी अलग से बैच आपका हमने उपलब्ध कराया कि भाई सी सेट बैच का। तो प्री कम मेंस मतलब प्री और मेंस के जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर हो जाए, जो प्री में और मेंस में कॉमन टॉपिक है ना। और मेंस ओनली में उन सब्जेक्ट को रखा गया जो केवल मेंस में है, जैसे इथिक्स। इथिक्स आपका केवल मेंस में है, साइंस एंड टेक केवल मेंस में है, इंटरनल सिक्योरिटी केवल मेंस में है, इसके अलावा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट केवल मेंस में है, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल रिलेशन केवल मेंस में है, सोशल जस्टिस केवल मेंस में, गवर्नेंस केवल मेंस में, इसके अलावा आपके इंडियन सोसाइटी केवल मेंस में। तो जो केवल, और वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक केवल मेंस में है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक केवल मेंस में, या फिर आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक केवल मेंस में। तो केवल मेंस के टॉपिक को मेंस ओनली बैच में रख दिया गया और प्री कम मेंस बैच में प्री से जुड़े हुए टॉपिक रख दिए गए। फिर हमने इन दोनों को कंबाइंड करके एक फाउंडेशन कोर्स बना दिया। तीसरा कोर्स फाउंडेशन कोर्स बना दिया गया। फाउंडेशन में सब कुछ है, प्री भी है, पूरा मेंस भी है। फाउंडेशन मतलब सब कुछ। ये प्री कम मेंस भी एक फाउंडेशन कोर्स है, ये भी एक फाउंडेशन कोर्स है, लेकिन ये अलग अलग इसलिए किए गए ताकि बच्चों की जो शुल्क समस्या है उसका समाधान हो जाए। यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट आपकी क्रिएट हो गए। यहाँ पे आपका एक कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसमें प्री और मेंस दोनों के टॉपिक हैं। अब इनके लिए वीकली टारगेट भी मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं आपको। अब वीकली टारगेट में नए सिरे से भी चालू करूंगा कि आपको एक वीक में फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ना है। फाउंडेशन ये भी है, ये भी है, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड जो है वो कंप्लीट फाउंडेशन है। तो ये तो हमने बनाया है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपका सी सेट भी, एक बैच सी सेट का भी है। सी सेट का एक कंप्लीट सेपरेट आपका टॉपिक है। सी सेट में जितने भी टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे सी सेट में आपके जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो आपका इंटरपर्सनल स्किल हो, चाहे एनालिटिकल को लेकर के तार्किक तर्क हो, इसके अलावा आपकी जो मैथ है, पूरी मैथ है यहाँ पे, इसके बाद सामान्य हिंदी का टॉपिक है, और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग है पूरी की पूरी, और ये डिसीजन मेकिंग के टॉपिक है। ये सब मिला करके सी सेट है आपका, ठीक है। सी सेट में इतनी सारी चीजें आती हैं। और मेंस में आपका एस्से और हिंदी, ये 2 टॉपिक आपके यूपी पीसीएस में और पूछे जाते हैं। हिंदी में आपका पत्र लेखन आता है, संक्षेपण आता है, साथ में मुहावरे, लोकोक्तियां और ये सारे टॉपिक आते हैं। वो सब कुछ जो है मिला करके ये जो है आपको कोर्स हैं। तो या तो आप खुद से पढ़ना है, तो इसके लिए मेरी पूरी सेल्फ स्टडी की बुक किट आपको मैंने बता रखी है कि आप ये बुक लिस्ट ले लीजिए।
इनसे आप खुद से पढ़िए, लेकिन जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे साथ में बुक्स भी लेंगे और साथ में A to Z आप इसका कंप्लीट कोर्स को लेकर के भी क्लासेस करेंगे। एप्लीकेशन जो हैं हमारे एप्लीकेशंस में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, सारे एप्लीकेशंस में चीज़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। तो आपके जितने भी कोर्स हैं इस रूप में हमने इसको डिजाइन करके बनाया है और इसी रूप में इसको लेकर के चल रहे हैं। समय के साथ साथ कोर्स के सब्जेक्ट आपके अपडेट हो रहे हैं, जैसे पॉलिटी कंप्लीट अपडेट हो गई, ज्योग्राफी अपडेट हो गई, इकोनॉमी अपडेट हो गई, साइंस अपडेट हो गई। तो जितने सब्जेक्ट हैं टाइम टू टाइम पे आपको अपडेट होंगे और टिल सिलेक्शन तक आपको संस्थान लेकर के चलता है कि टिल सिलेक्शन तक आपको चीजें मिले और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसके साथ आपको उपलब्ध रहती हैं। तो संस्था के साथ भी आप कहीं से भी जुड़ के पढ़िए, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स जो आपके हैं उनको ब्रेक मत करिए। कोई भी मिसगाइड करे, रूल ब्रेक करेंगे आप परेशान हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको। रूल ब्रेक किसी भी छात्र को नहीं करना है, ठीक है। रूल ब्रेक करने से आप बिल्कुल भी निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी, ये जो है आपका पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम था यूपी पीसीएस के बच्चों का। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नजदीक आने पर एक आपको जरूरत और होती है। ये तो आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच हो गया। एक जरूरत बच्चों को पड़ती है रिवीजन की, कि हमें कोई फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दे। हर एग्जाम के पहले आपको रिवीजन के लिए मैं इसीलिए मास्टर नोट्स की बात करता हूं कि अपने खुद के मास्टर नोट्स बना के रखिए, सिनॉप्सिस बना के रखिए। एक 500 पेज का यदि कोई आपका नोट्स है ना, उसको कम करके 50 पेज में लाइए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप क्विकली रिवीजन करा लें, है ना। इसको लेकर के एक रिवीजन कोर्स भी हमने भी बनाया है, जिसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के दोनों पेपर सम्मिलित हैं। जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 है, सी सेट है। ये केवल रिवीजन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पे हर चीज डिटेल से होगी, प्रॉपर नोट्स बनते हैं। यहाँ पे आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा और इसके लिए वीकली टारगेट आपको दिए जाएंगे, जैसे कि अभी लगभग 60 दिन के आसपास बचे हैं, 60 डेज बचे हैं। तो यूपी पीसीएस के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को मैं वीकली टारगेट चालू करके यहाँ पे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी सी सेट के पेपर को भी यहाँ पे इंक्लूड रखेंगे और जीएस के जितने भी टॉपिक, इसमें यूपी स्पेशल भी सम्मिलित होगा। तो इसका भी पूरा का पूरा कोर्स आपका एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जो भी हमारे एप्लीकेशन है सब में ये चीजें उपलब्ध है, ठीक है। तो ये आपको एक रिवीजन कोर्स है और एक आपका फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स को 2 भागों में बांट के और एक सिंगल फाउंडेशन कोर्स भी बनाया गया है। तो ये जो है आपका कंप्लीट डिजाइनिंग संस्था के द्वारा की गई है और यही आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से उपयुक्त भी है। इसी को लेकर के हम चल रहे हैं और समय के साथ साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं आयोग के, उनको लेकर के चल रहे हैं। एक चीज और, आपको जो हमारे बैचेज हैं, कोर्स है, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी मैंने पूरा एनालिसिस करवा दिया है। पिछले साल के 2018, 19, 20, 21 जब से पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, उसमें क्या पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका भी एनालिसिस आपको मिलेगा। तो ये चीज भी लेकर के चली जा रही है। अब मुद्दा बस ये है आप लोगों का कि आप लोग इसमें कितना कार्य करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। पिछले मतलब लगभग 5 साल से 6 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 100 से ज्यादा बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस में संस्था से चयनित हुए हैं, ठीक है। कारण ये, और तैयारी करने वाले लगभग 20 से 25 हजार बच्चे हैं, लेकिन उसमें चयन 100 बच्चों का, 150 बच्चों के होने के पीछे कारण है कि जितने लोग मानते हैं बातों को कि हाँ भाई पूरा करके फिर एग्जाम हॉल पे जाना है, सिलेक्शन उनका तय है, 100% होता है। बट मुद्दा है कि अब आपके ऊपर है, आप कितना चीजों को समझते हैं, सारी बातें आपको। लेकिन क्या होता है कि आपके अंदर मिसगाइड भी होते रहते हैं चीजों को समय के साथ साथ। तो जितना लेकर चलेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है। बाकी जिसको भी कोर्स से जुड़ना हो, उसके लिए ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी और वहीं से जाकर के आप एप्लीकेशन में कोर्स को सर्च करेंगे। यूपी पीसीएस के आपको रिवीजन कोर्स भी मिल जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएंगे। जो बच्चा केवल प्री कम मेंस में जुड़ेगा, उसे मेंस ओनली से जुड़ना पड़ेगा, सी सेट से जुड़ना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय आपका अपना कुछ भी हो सकता है। इतिहास और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 वैकल्पिक विषय संस्था में उपलब्ध है। बाकी आप मेरे से जब इतिहास पढ़ोगे ऑप्शनल जीएस में, वहां पर फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतना डिटेल से पढ़ाया है कि आपका इतिहास काफी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिलेबस है, पूरी जानकारी रही आपकी। अब आपका काम है, अब आने वाला जैसे ही आपका आएगा, अपने नोटिफिकेशन आएगा, मैं नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा। यही सिलेबस वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। वहाँ से फिर हमारी वीकली टारगेट के थ्रू तैयारी चालू हो जाएगी। तो ये यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम का कंप्लीट डिकोड था।
इसी तरीके से हम अन्य जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, आरएएस का एग्जाम हो, हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हो, इन सबके भी सिलेबस को साथ साथ लेंगे। उत्तराखंड पीसीएस को भी लेंगे और आईएएस एग्जाम के भी सिलेबस को लेंगे। सभी के सिलेबस को समय के साथ मैं आप लोगों के डिकोड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। ये भी चीजें हमारी समय के साथ चलती जाएंगी ताकि आपको एक कंप्लीट अवेयरनेस मिले। हर एक छात्र जो 21 साल का है, 21 साल से 40 साल, 40 साल जनरल कैटेगरी के बच्चों का है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को जो ओबीसी से हैं या फिर एज रिलैक्सेशन भी प्राप्त है, वो यूपीपीसीएस का एग्जाम दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। बहुत ही शानदार एग्जाम ये आपका कंटिन्यूअस वे पे रेगुलर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम था, सिलेबस था। और ये जो मैंने आपको बताया, अब देखिए इनके वीकली टारगेट होंगे। फाउंडेशन कोर्स का अलग वीकली टारगेट रखेंगे और एप्लीकेशन में उपलब्ध भी है। मैं अब नए सिरे से भी वीकली टारगेट लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा। और आपके जो ये एग्ज़ाम होगा 2022 में जो प्रीलिम्स आपका होगा, उसका जो रिवीजन कोर्स है उसका भी हम पूरा कंप्लीट वीकली टारगेट लाएंगे। इसके अलावा जब भी आपके जो भी जब भी एग्ज़ाम होंगे उनका वीकली टारगेट का मतलब ये है कि आपको कितना क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीकली टारगेट प्लान कर रहा हूं कि पहले मैं एनसीईआरटी शुरुआत करूं और एनसीईआरटी से आपको सेल्फ स्टडी के वीकली टारगेट दूं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है यूपीपीसीएस का पाठ्यक्रम था और काफ़ी लंबा पाठ्यक्रम था, बड़ा पाठ्यक्रम था, बताने में समय लगा, है ना। बीपीएससी का पाठ्यक्रम इससे बहुत छोटा है और आईएएस स्तर का पूरा पाठ्यक्रम है ये मान के चलिए। ठीक है, तो अब अन्य किसी भी राज्य का जो आप लोग कहेंगे, मैं अन्य राज्य का भी पाठ्यक्रम आप लोगों के साथ डिकोड करूंगा, चीज़ें डिस्कस करूंगा। आप उसके लिए पूर्णतः निश्चिंत रहिए। बस अब आप अपनी तैयारी पे कंटिन्यूअस रहिए, भरोसा रखिए। देखो सबसे बड़ी चीज होती है अपने अंदर भरोसा रखना कि मैं जो कार्य के लिए निकला हूं इस कार्य में मैं सफल जरूर होऊंगा। जब ये आपके अंदर ये मैसेज आप ब्रह्मांड को देते हैं ना, यूनिवर्स को देते हैं, तो यूनिवर्स उसी हिसाब से आपको सपोर्ट करता है। तो इसके लिए खुद पे भरोसा हो, अपने समय का सदुपयोग हो, मेरे साथ लगातार लगे रहिए, आंसर राइटिंग रेगुलर करिए, अभ्यास लगातार करते रहिए और पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को आप पूरे कोर्स के माध्यम से जुड़ करके पढ़िए। बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 साल के अंदर आपका पाठ्यक्रम तैयार होगा और आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार आप खड़े मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अदर जितने भी स्टेट वाले बच्चे हैं आप निश्चिंत रहें, आप लोगों का मैं पूरा पाठ्यक्रम एक बार डिकोड जरूर कराऊंगा, हर एक एग्जाम का पाठ्यक्रम डिकोड कराऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं हमारा जो आंसर राइटिंग का पूरा सेक्शन है ना। उत्तर लेखन की विषय वस्तु है, उत्तर लेखन की विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस का सिलेबस था, एक बार देख लीजिएगा इसको। और अभी रुझान आपके बहुत पॉजिटिव आ गए, बहुत नज़दीक पहुंच गई है बीजेपी। 300 का आंकड़ा तक भी कहानी पहुंच रही है। 264 चल रहे हैं शायद, कितना चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के लोगों के रुझान जो है लेकिन पंजाब में बहुत बड़ा, मतलब पंजाब में आपको मानना पड़ेगा आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया, ये मान के चलिए। पंजाब में भी स्थिति पूरी बदल गई। नहीं, इकोनॉमी की क्लास नहीं चलेगी, अभी आंसर राइटिंग होगा आप लोग का। मेंस आंसर राइटिंग का क्लास अभी मैं